तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। इसमें कुछ कीवर्ड लिखे हैं, फिर हम देखेंगे पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जब अकेले में चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको 70 से 80% समझ में आ जाएगा। फिर हम इसके पार्ट 1, 2, 3 बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो वर्ड है शहर और देहात। ठीक है, तो इसमें शहर की परिभाषा नहीं दी हुई है, लेकिन देहात यानी जो हमारा चैप्टर का नाम है वो क्या है, देहात। तो देहात क्या होता है और शहर क्या होता है, इसका अंतर हमें जानना जरूरी है। देहात हम किसको बोलते हैं, गांव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, गांव को। अभी कैसे डिसाइड होगा कोई चीज देहात है या गांव है। जो देहात होता है ना, वहाँ के 2/3 जनसंख्या, यानी जो वहाँ की जो जनसंख्या है 2/3, मान लेते हैं उस गांव में 100 जनसंख्या है, यानी कितने लोग हैं, 100। इसका 2 करोगे तो कितना आएगा, लगभग 66 आएगा। कितना आएगा, लगभग 66.13 ऐसे आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यानी 66 जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में जो काम करते हैं उनको हम देहात बोलते हैं। अधिकतर लोग किसान होते हैं, यहाँ पे पशुपालक होते हैं, उनको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। वाणिज्य मतलब मछली पालन वगैरह करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, देहात बोलते हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम होता है। जनसंख्या घनत्व मतलब यहाँ पे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। शहर बिल्कुल इसका उल्टा होता है, यानी जो 2/3 लोग होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जब काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, शहर बोलते हैं। यहाँ की जो जनसंख्या होती है, यानी जनसंख्या जो घनत्व होता है वो शहर गांव के तुलना में अधिक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, शहर बोलते हैं। तो शहर और गांव में अंतर समझ में आया। ठीक है, यहाँ के जो लोग होते हैं शिक्षित होते हैं, थोड़ा यहाँ पे अशिक्षित होते हैं, यहाँ थोड़ा बेरोजगारी होती है, यहाँ पे अशिक्षा होता है, यहाँ पे शिक्षित होते हैं। इस प्रकार से चीजें चलती रहती है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क होता है, लेकिन गाँव में होता है क्लासिफिकेशन वर्क नहीं होता, क्योंकि एक जो किसान है वो मिस्त्री भी है, किसान भी है, पशुपालक भी, बहुत सारी चीज हो सकता है। लेकिन जो शहरों के लोग होते हैं वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क मिलता है, यानी कार्यों का वर्गीकरण मिलता है। यानी जो टीचर है वो टीचिंग का काम कर रहा है, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, जो काम जिसको मिला है वो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शहर बोलते हैं। अब अगले देखते हैं उपनिवेश। ठीक है, आगे इसमें जो चैप्टर में लिखा है ना वाद, उसी को मैं समझाऊंगा यहाँ पे क्या होता है, इसकी वाद का मतलब होता क्या है। उपनिवेश का मतलब होता है जब एक देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना ले या फिर अपने अधीन कर ले, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उपनिवेश कहते हैं। यहाँ पे जो वाद लिखा है, वाद का मतलब होता है किसी एक विशेष प्रकार की विचारधारा। वाद शब्द जहां पर भी जुड़ जाए उसका मतलब होता है एक विशेष प्रकार की विचारधारा बंध जाना, उसकी जो दायरा है वो लिमिट हो जाना। क्या होना, लिमिट हो जाना। जैसे कि आपने सुना होगा हिंदूवाद। ठीक है, क्या है, हिंदूवाद सुना होगा। ठीक है, इसको इज्म बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इज्म। क्या बोलते हैं इसको, इज्म बोलते हैं। ठीक है, तो उपनिवेशवाद का मतलब होता है उपनिवेश, यानी गुलामी से बनाने से संबंधित जो विचारधाराएं होती है उसको हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे सोशलिज्म, ठीक है, यानी समाजवाद। जैसे मैं लिख देता हूँ समाजवाद, है ना। तो समाज क्या है, हमारा समाज है, वाद लग जाएगा, एक सामाजिक विचारधारा बन जाती है। जहां पर भी वाद लग जाए वो चीज क्या बन जाती है, एक विचारधारा बन जाती है। ठीक है, फिर आता है राजमहल। राजमहल कुछ नहीं है, राजाओं का घर वाला महल नहीं है भाई। राजमहल एक पहाड़ी का नाम है। क्या है, पहाड़ी का नाम है, जो कहाँ पड़ता है, झारखंड के अंदर पड़ता है, उसको हम राजमहल पहाड़ी कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर राजमहल पहाड़ी आया है, तो इसका मतलब मत समझना कि वहाँ पे महल था भाई, ऐसा चीजें था, नहीं, राजा महाराजा वाला कोई सिस्टम नहीं है। राजमहल क्या है, एक पहाड़ी का नाम है जो कि झारखंड में अभी अवस्थित है, यानी लोकेटेड है। संथाल एक जनजाति थी, इसमें क्या है, संथाल एक जनजाति है जो कि कहाँ रहती है, राजमहल की पहाड़ियों के पास रहती है। कहाँ रहती है, राजमहल पहाड़ी के पास। कौन लोग रहते हैं, संथाल लोग रहते हैं। ये लोग किसानी वगैरह करते हैं, जमीन जंगलों को साफ करते हैं, और ये किसका प्रयोग करते हैं, तो हल का प्रयोग करते हैं ये लोग। ठीक है, अपन चैप्टर में देखेंगे। फिर आता है राजस्व। राजस्व बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर को लेकर। राजस्व का मतलब जब सरकार आपसे पैसा कमाती है। सरकार आपसे पैसा कैसे कमाती है, टैक्स लेती है आपसे। क्या लेती है, टैक्स लेती है। टैक्स का मतलब आपसे टैक्स लेती है, मतलब कर लेती है। उसी कर को सरकार जब देती है तो वो ऐसे नहीं कहती हम आपसे टैक्स ले रहे हैं, वो कहती है कि मेरी राजस्व है। क्या है ये, राजस्व। इंग्लिश में इसको रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेवेन्यू बोलते हैं। यानी जो सरकार की कमाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, राजस्व कहते हैं। फिर आता है कपास। क्या है, कपास। कपास को इंग्लिश में कहते हैं कॉटन। क्या कहते हैं, कॉटन। कॉटन को यूनिवर्सल फाइबर भी कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कॉटन यूज होता है। जो भारत में अधिकतर कॉटन होता है वो गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में होता है, क्योंकि कपास के लिए हमें काली मिट्टी चाहिए। तो हम देखेंगे जो पहले जो गुजरात था, पहले गुजरात नहीं था, पहले गुजरात नहीं था, ये 1960 में बना गुजरात, है ना। जो पहले गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर हम बोलते थे बम्बई। क्या बोलते थे, बम्बई। क्या बोलते थे, बम्बई बोलते थे। तो बम्बई वाले क्षेत्र में देखेंगे कपास वहाँ पे उत्पादन होने लगा। कैसे, वहाँ पे दंगा वगैरह होता है। कपास मालिकों के साथ क्या समझौता हुआ था। कपास क्या एक फाइबर होता है जो कि कपड़े बनाने के काम में आता है। इसकी जो रुई निकलती है ना उससे कपड़े बनते हैं। अगर इसकी ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप एक बीटी क्वेश्चन पढ़ना, बीटी
कॉटन पढ़ना, ठीक है। क्या है, बड़ा मजेदार चीज है ये। फिर आता है अभिलेख। अभिलेख तो मैंने बताया था कि किसी भी ठोस सतह पे जब आप खुरच कर लिखते हैं उसको अभिलेख कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अभिलेख का मतलब थोड़ा सा अलग है। अभिलेख का मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड है। क्या है, रिकॉर्ड, यानी सरकारी जो रिकॉर्ड होते हैं या फिर आपके रिकॉर्ड होते हैं वो क्या है, अभिलेख है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में, अभिलेख बोलते हैं। जहाँ पे अभिलेख रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलेखागार बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको आर्काइव कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्काइव कहते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जनपद पे जाओगे तो नेशनल आर्काइव आपको मिल जाएगा, जहाँ पे सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जैसे आपके स्कूल होगा वहाँ पर भी एक रिकॉर्ड रूम होगा, ठीक है। अभिलेखागार आपके स्कूल में भी हो सकता है, आपके क्लासरूम में भी, आपका जो क्या बोलते हैं जिसमें अटेंडेंस लेते हैं, अटेंडेंस डायरी भी क्या है, एक अभिलेख है, रिकॉर्ड है, कौन सा बच्चा आता है कौन सा नहीं आता। तो हम राजस्व की अभिलेख देखेंगे, यानी कि वहाँ पे कैसे ब्यौरा होता है, सरकार जहाँ पे लिखती है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं, जिसमें हमें सरकार की रिपोर्ट मिलती है। अगला आता है प्लासी और बक्सर का युद्ध। जो बंगाल में अंग्रेजों ने शासन किया, अंग्रेज तो हमारे लिए किस लिए आए थे, व्यापार करने के लिए, लेकिन मौका मिलकर उन्होंने चौका मार लिया। तो वहाँ पे क्या हुआ, दो युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है अंग्रेजों को भारत में बसाने के लिए, दो युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है। जो प्लासी हुआ था ये 1757 में हुआ था, और जो प्लासी है वो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है। 1757 में युद्ध होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो होता है जीत जाता है, और भारत में कहें तो अंग्रेजों की शासन की पहली ईंट डल जाती है। फिर कुछ साल बाद फिर लड़ाई होता है 1764 के अंदर, जिसको हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। अंग्रेज एक थे और भारतीय 3 सेनाएं थी, इसमें अवध की सेना थी, मुगल की सेना थी और बंगाल की सेना थी, है ना। और 1764 में बंगाल की सेना यानी अंग्रेजों की सेना, थॉमस मुनरो उसको हेड थे, और इन्होंने 3 सेनाओं का, यानी एक अंग्रेज बंदा मिलकर 3 सेनाओं को हरा दिया, यानी उस समय की जो मुगल पावर थी उसको हरा दिया, और भारत में अंग्रेजों की शासन यहाँ से एस्टेब्लिश हो गया। और यहीं से जो अंग्रेज थे उनको राजस्व का अधिकार मिल गया। इसको हम प्यार से बोलते हैं दीवानी राइट। क्या बोलते हैं, दीवानी राइट को हिंदी में बोलते हैं अधिकार, अधिकार मिल गया। और यहाँ से क्या हुआ, अंग्रेजों का शासन जो भारत के अंदर एस्टेब्लिश बढ़िया से हो गया, और भारत हमें 1947 तक गुलाम बना के रहे। ये दो युद्ध अगर नहीं होते तो शायद अंग्रेज इंडिया में एग्जिस्ट ही ना करते। एग्जिस्ट तो करते लेकिन इतना बड़ा उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। पहले कौन सा युद्ध हुआ, प्लासी। प्लासी का है बंगाल के अंदर, कब हुआ, 1757 के अंदर, ठीक है। जीता कौन, अंग्रेज लोग जीता। इसका हेड कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। बक्सर का युद्ध क्या हुआ, मतलब बक्सर में 3 सेनाएं थी, कहाँ कहाँ की, अवध की थी, बंगाल की थी और मुगल सेनाएं थी। किसने हरा दिया, 1764 में थॉमस मुनरो ने इसको हरा दिया। फिर आता है इसमें अगला वर्ड रैयत। रैयत का मतलब होता है किसान। क्या होता है, किसान होता है। रैयत वर्ड मीन्स किसान होता है। अगला वर्ड है साहूकार। साहूकार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको क्या देता है, कर्जा देता है। क्या देता है, कर्जा देता है, गांव में रहता है, ठीक है। लाला जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाला। आपने फिल्मों में बहुत सारे देखे होंगे, एक चश्मा लगा के बैठा होगा, ठीक है, इतने बड़े टोपी लगा के बैठा हुआ, चश्मा वगैरह, और लाला होता साहूकार होता है। लोग आते हैं, भैया हमको पैसा दे दो, बेटी की शादी करना है, भाई की शादी करना है, वो पैसा देता है, फिर सामान हड़प लेता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, साहूकार बोलते हैं। ये अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, दोनों में है, लेकिन बुरे काम, इनकी जो काम है ना फिल्मों में अधिकतर बुरे काम दिखाया गया, हालांकि अच्छे काम भी करते हैं, ठीक है। आपको बिना क्रेडिट पे पैसे दे देते हैं तो अच्छी काम हुआ, लेकिन लोग गलती भी करते हैं, पैसा लेके पैसा नहीं दोगे तो बेचारा तो लूटेगा ही आपको। फिर होता है अभेद। अभेद का मतलब होता है जिसको भेदा ना जा सके, जिसको जीता ना जा सके। अगर आप लोग आईपीएल मैच देखते हैं ना तो बार बार कहा जाता है कि एक टीम को लेकर कि चेन्नई जो है, चेन्नई की जो टीम है ना, वहाँ की जो कौन सा स्टेडियम है चेन्नई में, चेन्नई स्वामी है ना, वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्या है, अभेद किला। यानी चेन्नई सुपर किंग्स को वहाँ पे कोई जल्दी से हरा नहीं पाता। जैसे वानखेड़े स्टेडियम है, वहाँ पे मुंबई इंडियंस को कोई नहीं हरा पाता था, मुंबई इंडियंस को कोई नहीं हरा पाता। यानी वानखेड़े जो है क्या है, अभेद है दूसरों के लिए, जिसको आसानी से भेदा नहीं जा सके, ठीक है। उसको हम अभेद कहते हैं, जिसको आसानी से हराया ना जा सके, जहाँ पे आसानी से जाया ना जा सके, वो क्या है, अभेद है, ठीक है। फिर आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है किसी का विरोध करना। क्या होता है, किसी का विरोध करना। आप लोग भी विरोध करते हैं ना, वो क्या है, आपका प्रतिरोध है। जब अपना गुस्सा निकालते हैं किसी के ऊपर, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। फिर अगला आता है झूम खेती। क्या है, झूम खेती। अब ये झूम खेती है ना जनजाति लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं, जनजाति। जनजाति लोग वे लोग होते हैं जो कि जंगलों में निवास करते हैं। इनको केवल उतना ही उत्पादन करना होता है जितना इनको अपनी आवश्यकता के हिसाब से जरूरत है। उनको हम झूम खेती कहते हैं। क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, कुछ पेड़ पौधे काटते हैं, उसको जलाते हैं, फिर वहाँ की मिट्टी उर्वरक होती है, उपजाऊ होती है, वहाँ पे खेती करते हैं। खेती करने के बाद क्या होता है कि कुछ सालों तक खेती करते हैं, जब तक उस मिट्टी के अंदर उर्वरक होता है, उत्पादन क्षमता होती है, तो खेती करते हैं। उसके बाद वहां से चले जाते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, झूम खेती। आज भी भारत के अंदर लगभग हर राज्यों में, हर राज्यों में तो नहीं, मतलब यूपी में भी, यूपी में तो नहीं पता, राजस्थान में किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। जो अपना नॉर्थ ईस्ट है, मतलब कि नागालैंड और मेघालय वगैरह, वहाँ पर ये खेती आज भी की
जाती है, ठीक है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, इसको मिल्पा भी कहते हैं, बहुत सारे देशों में अलग अलग नाम है इसका। अब देखते हैं पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है। अब उसके अंदर मैंने लिख दिया, इसके अंदर पूरे 4 पॉइंट है, बुक के अंदर 4 पॉइंट है, फिर उसके अंदर सब पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है बंगाल और वहाँ के जमींदार। तो सबसे पहले कहाँ आए अंग्रेज लोग? बंगाल में आए। अब वहाँ पे आए तो उस जमाने के अंदर क्या था कि अगर आपको पैसा कमाना है तो व्यापार तो कम ही होते थे, यानी फैक्ट्रियाँ तो कम ही थी, तो सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से आता था? यानी प्राथमिक क्षेत्र से आता था, यानी कृषि से सबसे ज़्यादा क्षेत्र, मतलब जो अपना प्राथमिक क्षेत्र का मतलब सबसे ज़्यादा कृषि यानी कि खेती बाड़ी से आपको टैक्स मिलता था। तो आप कहाँ पे ध्यान दोगे? खेती बाड़ी पे ज़्यादा ध्यान दोगे। तो यहाँ पे बंगाल में जमींदार बन गए। बंगाल में क्या बन गए? जमींदार बन गए। तो बर्दवान के यहाँ पे लीला में जमींदारी जो प्रथा थी, एक जमींदारी प्रकार की प्रथा थी जो 1793 में, चल भाई 1793 में चार्ल्स कर्नवालिस लेकर आए। क्या लेकर आए? अस्थायी बंदोबस्त लेकर आए। इसमें कि 20 सालों के लिए आपके साथ एग्रीमेंट हो गया कि भाई ये खेती का टुकड़ा है, इस पे हमें 100 रुपये आप देते रहो, ठीक है, 20 सालों तक के लिए। अब इस पे अगर आप 120 रुपये कमाओगे तब भी हमें 100 दोगे, 80 कमाओगे तब भी हमें 100 दोगे, यानी प्लस होगा तो आपका, नुकसान होगा तो आपका, लेकिन मुझे कितना चाहिए? 100 रुपये ही चाहिए ही, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? अस्थायी बंदोबस्त बोलते हैं। तो बर्दवान की नीलामी, पहले क्या होता था कि अंग्रेज लोग आए तो ये लोग टैक्स का रेट काफ़ी ज़्यादा कर दिया, टैक्स का रेट काफ़ी बढ़ा के देते थे कि एक ही बार तो मिलना है पैसे, तो टैक्स बढ़ा देते थे। जो जमींदार होते थे वो पैसे नहीं दे पाते थे। जब पैसे नहीं दे पाएंगे तो उनकी जमींदारी की नीलामी कर दी जाती थी। तो हमारे भारतीय लोग भी कम समझदार नहीं थे, ये लोग भी फर्जी नीलामी करते थे। क्या करते थे? फर्जी नीलामी करते थे। फिर कह रहा है अदा न किए गए राजस्व की समस्या। अब जो सरकार था ना उसको, मतलब सरकारी कमाई को क्या बोलते हैं? राजस्व। अब जो जमींदार था ना बेचारा क्यों नहीं देगा पैसा? कुछ कारण था, पैसे नहीं देने के पीछे भी कुछ कारण था। पहला था कि जो टैक्स था, टैक्स को बोलते हैं राजस्व। राजस्व क्या था? ज़्यादा था। उत्पादन कम था। एरो मतलब ऊपर, मतलब ज़्यादा, उत्पादन कम था, ठीक है। इस प्रकार की समस्याएं थी। किसानों के पास छोटे जमीन होते थे, ठीक है, महामारी हो गया, अकाल हो गया, ठीक है, इस सब के कारण से बेचारे ज़्यादा अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा पाते थे। इसीलिए वो क्या करते थे? जमींदारों को, जो जमींदार होते थे, अंग्रेजों को टैक्स नहीं दे पाते थे। फिर आता है राजस्व भुगतान। जमींदार देर क्यों करते थे? देरी करने की यही समस्या थी, ठीक है, कि क्यों नहीं दे पाते थे। फिर आता है अदा न किए जाने की समस्या, यही थी कि उनको बार बार जमीन जो थी नीलाम करनी पड़ती थी, क्योंकि जमींदारों का मालिकाना हक जमीनों पे नहीं था। फिर आता है जोतदारों का उदय। देखिए आज भी गांव में जाओगे ना, आपने गांव में बिहार वगैरह में रहते हैं तो बटाईदार का नाम सुना होगा। बटाईदार वह व्यक्ति होता है जो दूसरों से खेती लेकर, जमीन लेकर खेती करता है, उसको हम बटाईदार कहते हैं। तो वैसे ही जोतदार होते हैं, वैसे ही जोतदार होते हैं। ये गाँव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं और खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। इनके यहाँ छोटे छोटे किसान भी काम करते हैं, लेकिन ये किसके अधीन होते थे? जमींदारों के अधीन होते थे। लेकिन जो जमींदार का जो अधिकारी होता था, जो राजस्व वसूलता था, उसको अमला बोलते थे। अमला क्या बोलते थे? अमला बोलते थे। ये लोग बेचारे टैक्स नहीं लेने देते थे, है ना। ये गांव में रहते थे, गांव के अंदर इनकी इतनी मजबूत पकड़ थी कि कुछ पूछने की बात नहीं थी, क्योंकि जो ग्रामीण लोग थे ना वो ज़्यादा जमींदारों से ज़्यादा जुड़ाव अपना जोतदारों से रखते थे, क्योंकि जो जब भी कुछ किसानों की समस्या आती थी तो जोतदार उनको पैसा देता था, हेल्प कर देता था, खेत में काम देता था। तो आप किससे लगाव रखोगे? जाहिर सी बात है कि आप जोतदारों से लगाव रखोगे। जोतदार इतने पावरफुल हो चुके थे कि जमींदारों को टक्कर देते थे। जब भी कभी नीलामी होती थी तो सारे जमींदारों की जमीन कौन खरीदता था? जोतदार लोग खरीदते थे। इनको गाटीदार भी बोला गया, कहीं हवलदार भी बोला गया। उत्तरी बंगाल के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा पकड़ थी, इनको बोलते थे जोतदार। फिर आता है जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। अब जमींदार बेचारे परेशान हो गए, यार जोतदारों ने परेशान कर रखा है यार। तो इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने ऐसा कह रखा था कि अगर आप अपनी महिलाओं के नाम पर जमीन करते हो तो हम उस जमीन को नहीं हड़पेंगे उस जमीन को नहीं हड़पेंगे। तो इन्होंने ये काम किया, ठीक है, और इस प्रकार की इन्होंने कामें किया, ठीक है, और इन्होंने जमीन जो थी उसको टैक्स कम किया। ये लोग ऐसे काम करके अपना काम चलाते रहे जमींदार लोग। फिर आता है पांचवी रिपोर्ट। पांचवी रिपोर्ट 1813 में पेश की गई। 1813 के अंदर पांचवी रिपोर्ट पेश की गई। कहाँ पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। इसमें ये लिखा था कि जो राजस्व का कैसे लेती है सरकार, कैसे कमाती है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कमाती है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे, EIC बोलते थे, वो कैसे कमाती है, इसको बोलते हैं पांचवी रिपोर्ट। रिपोर्ट तो बहुत सारी जाती थी, लेकिन पांचवी रिपोर्ट में किससे संबंधित था? जमींदारी प्रथा से संबंधित था, जिसमें कि भूमि का, राजस्व वगैरह का विवरण था, यानी उसके बारे में दिया हुआ था। और जब ये गया ना तो वहाँ के लोगों ने कहा भाई एक बात बताओ, यानी जो कहते हैं ना बकरा कटेगा सब में बटेगा। अंग्रेजों ने किसको गुलाम बनाया? बंगाल को। बंगाल से के थ्रू
पूरे भारत को। लेकिन इसका लाभ किसको मिलता था? सिर्फ एक कंपनी, यानी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वहाँ के लोगों ने कहा भाई साहब एक बात बताओ, संसद से कहा, सरकार से कहा कि जो बकरा कटा है, यानी कि जो भारत गुलाम बना है, उसका फायदा किसको मिल रहा है? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसका फायदा हमें भी मिलना चाहिए, यानी वहाँ की जो बाजार है सबके लिए खोल देना चाहिए। ठीक है, तो ये थी 5वीं रिपोर्ट। फिर आते हैं कुदाल और हल। कुदाल मतलब कुदाल का मतलब है जो संथाल लोग अपने टूल्स यूज करते थे भूमि की सफाई के लिए, पेड़ों की कटाई के लिए, खेती बाड़ी के लिए, उसको हम कुदाल बोलते थे। जो हल था ये कौन प्रयोग करता था? तो ये लोग पहाड़ी लोग प्रयोग करते थे। पहाड़ी लोग कौन थे? जो राजमहल की पहाड़ियों में अंदर की ओर रहते थे, उनको हम पहाड़ी लोग कहते हैं। फिर आता है राजमहल की पहाड़ी। तो राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? झारखंड में लोकेटेड है। वहाँ पे कौन रहता है? संथाल लोग रहते हैं, जो कि किसानी करते हैं। ठीक है, और जमीन को विस्तार करते हैं। फिर आता है संथाल अगुआ बासिंदे। अगुआ का मतलब वो नहीं है शादी ब्याह कराने वाला। यहाँ पे अगुआ का मतलब है कि बाहर से आके बसने वाले लोगों को क्या बोला गया? यहाँ पे बाशिंदे बोला गया। संथाल लोग आए, और ऐसे कहा जाता है कि संथाल लोगों ने ऐसे लिखा इसके बारे में कि हमारी आखिरी डेस्टिनेशन है। यानी जो संथाल लोग थे पूरी जीवन भटकते रहते थे, लेकिन जो संथालों के लिए जमीन मिल गई थी उसको दामिन एक कोह बोला गया, वो उनके लिए आखिरी डेस्टिनेशन होगी, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत अच्छे से होता था, उनका जीवन यापन बहुत अच्छे से चल रहा था। यहाँ पे संथाल लोग आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संथालों के भी बाद में समस्या है। शुरू में इनको तो अंग्रेजों ने लाभ दिया, क्योंकि अंग्रेजों को क्या करना था कि भूमि का विस्तार करना था, टैक्स बढ़ाना था, सुरक्षा बढ़ानी थी। तो इन लोगों से काम लिया, किनसे? संथालों से। लेकिन संथाल भी बाद में इनके अगेंस्ट हो गए थे। साहूकार इनसे अधिक पैसा वसूलते थे। ठीक है, इनको मारते पीटते थे, बहुत सारी समस्या थी। पहाड़ी लोगों के साथ भी समस्या। देख, अंग्रेजों के साथ इनकी दो, देखिए मैं समझाता हूँ। एक थे इंग्लिश मतलब अंग्रेज, दूसरा थे संथाल, तीसरा प्लेयर कौन था इसमें? पहाड़ी। पहाड़ी पहले से ही रहते थे राजमहल की पहाड़ियों में अंदर में। ठीक है, वहां पे कौन एंट्री मारा? संथाल मारे। किसके माध्यम से? अंग्रेजों के माध्यम से वहां पे संथालों ने एंट्री मार ली। ठीक है, तो पहाड़ी और पहले संथालों के बीच में चलती थी, पहाड़ी और संथालों के। फिर जैसे इनका मामला सोल्ड आउट हुआ, उसके बाद अंग्रेजों और इनकी मामला चलने लगा, क्योंकि अंग्रेज पहले क्या कहते थे कि भाई तुम लोग रहो, हमसे पैसे नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही इनका मैटर खत्म हुआ तो ये अंग्रेज लोग संथालों से अधिक पैसा मांगने लगे, साहूकार इनको लूटने लगे। तो इन्होंने को गुस्सा आया, संथालों को गुस्सा आया, कह रहा कि भैया ऐसे थोड़ी चलेगा कि आप हमें ऐसे परेशान करोगे। संथालों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? कि अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया। फिर इसमें पढ़ेंगे बुकानन। बुकानन एक बंदा है, बुकानन एक यात्री है। क्या है? यात्री है, जो कि कहाँ का है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है। क्या है? एक अधिकारी है, जो कि इधर उधर घूमता रहता है और बताता रहता है कहाँ की जमीन कैसी है, कहाँ पे कौन सा फसल हो सकता है, उसको बुकानन बोला गया। ठीक है, तो बुकानन यात्रा करता है कहाँ पर? राजमहल की पहाड़ियों में यात्रा करता है, उसको बताता है कि यहाँ के सरसों, जो तम्बाकू है, यहाँ की खेती है, मिट्टी है, किस काम में आ सकता है, किस काम में नहीं आ सकता। इसने बहुत बड़ा विवरण दिया। फिर आता है देहात में विद्रोह। देहात मतलब गांव, मैंने समझा दिया ना वाला। फिर आता है बंबई और बंबई दक्कन। दक्कन का मतलब होता है यहाँ पे दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण, यानी जो हमारा विंध्याचल पर्वत है उसके नीचे की जितने भी हिस्सा है, यानी मध्य प्रदेश की जितने भी नीचे जितना भी हिस्सा है उसको हम दक्कन बोलते हैं। यानी दक्षिण भारत को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत को ही दक्कन कहते हैं। आपने अगर आईपीएल मैच देखते हो, उसमें डेक्कन चार्जर एक प्लेयर हुआ करता था, प्लेयर नहीं क्या बोलते, टीम का नाम था। तो डेक्कन का मतलब वही दक्षिण वाला भाग था। ठीक है, फिर आता है लेखा बहिया जला देना। अब क्या होता था कि राजस्व की जो प्रणाली होती थी उसमें लिखा होता था, जैसे मान लो मेरे पास ना, आपने मुझसे कर्जा लिया 1000 रुपये। ठीक है, और मैंने एक डायरी में लिख रखा है। किसमें लिख रखा है? डायरी में लिख रखा है कि आपने 1 तारीख को 100 रुपये लिया था, 2 तारीख को 300 रुपये लिया था, 50 दिन लिया था। ऐसे आपने क्या रखा है? उसका ब्यौरा रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है। लेकिन अगर उसको जला दिया जाए तो पता थोड़ी रहेगा किसके पास कितने पैसे थे। तो अंग्रेजों जो आपका किसान लोग थे, जो साहूकार के पास जो बहिया थे, बही का मतलब यहाँ पे डायरी, बही मतलब डायरी थी, उसको जला दिया। जब जला दिए तो पैसा कहाँ से? घंटा मांगोगे? कुछ नहीं मांग पाओगे। ठीक है, फिर आता है राजस्व की नई व्यवस्था आई। ठीक है, इसमें एक डेविड रिकार्डो नाम के वे क्या बोलते इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जो टैक्स है उसको प्रचलित मूल्य पे, यानी बाजार मूल्य पे कैलकुलेट किया जाना चाहिए। ठीक है, इस बार करके उन्होंने बातें करी। फिर आता है राजस्व की मांग और किसानों का कर्ज। देखिए, सरकार हमेशा सोचती है कि मेरी राजस्व आते रहे, आप कितना भी मजबूरी में रहो, आपसे वो टैक्स लेगी ही लेगी। उसके बाद किसान जो है कर्ज में चले जाएंगे। हमेशा क्या देश में कोविड-19 आया ना, सबने कुछ बहुत कम किया, लेकिन टैक्स कम हुआ नहीं हुआ। क्यों? सरकार को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, तो ऐसे अंग्रेजों को पैसा चाहिए, अब तुम भाड़ में जाओ। ठीक है, जनता
भाड़ में जाए। तो ये लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग किसानों से अपना पैसे मांगते थे। अब पैसे नहीं होते थे तो अंग्रेज जब किसानों के पास पैसा नहीं होता था तो ये लोग साहूकारों से पैसे लेकर आते थे और किसको देते थे, अंग्रेजों को देते थे। इससे क्या होता था, गरीब जो क्या बोलते इसको, किसान जो होते थे वो गरीबी के जाल में फंस जाते थे, कर्ज जाल में फंस जाते थे। फिर इसमें एक ना सूर्यास्त विधि था। क्या था, सूर्यास्त विधि। इसका मतलब होता है कि अगर आप शाम तक आपने पैसा नहीं दिया ना, आपकी जमीन जो थी नीलाम कर दी जाएगी। उसको बोलते हैं सूर्यास्त विधि। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, हिंदी फिल्मों में क्या होता है, एक लाला होता है, क्या होता है, लाला या ठाकुर होता है, ठीक है। वो जमीन रखता है और उसकी माँ जाती है रोते हुए कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्या करे साहब। तो वो बताता है कि अगर तेरा पैसे भाई बेटा पैसा नहीं दिया तो हम जमीन हड़प लेंगे। फिर शाम को हीरो आता है, ठीक है, उसको पैसा देता है, लाला ये ले पकड़ पैसा और मेरा जमीन वापस कर। इस प्रकार की चीजें, उसको क्या बोलते हैं, सूर्यास्त विधि बोलते थे। फिर आता है कपास में वृद्धि। कहते हैं ना, पूरी दुनिया के अंदर जब महामारी आती है ना, जब पूरी दुनिया परेशान होती है ना, तो एक देश को फायदा होता है, भारत को उसमें बहुत फायदा हुआ। आपने टाटा का नाम सुना है, टाटा, देश का नामक टाटा है ना, टाटा स्टील सुना होगा, टाटा गाड़ी सुना होगा। ये क्यों इतना फेमस हो गया, जो टाटा की स्थापना ना रांची में हुई थी, रांची कह रहा हूँ, जमशेदपुर में 1907 में। कब हुई थी, 1907 में। लेकिन उस समय ये कंपनी चल नहीं रही थी, टाटा कंपनी उस समय चल नहीं रही थी। तो क्या किया जाए, हमारे को लोहा बनाना था, ठीक है, और बेचना भी था, मार्केट भी तो होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से 1914 से लेकर 1918 तक ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। जो हम जो ब्रिटिश की कंपनी थी, यानी विदेश की कंपनी थी, वो अपने देशों के लिए हथियार बनाने के लिए कहाँ चले गए, वो अपने देश में चले गए। तो रेलवे का जब ठेका था ना, जो रेल बनाने का, पटरियां हैं, बोगी है, ये किसको मिल गया ठेका, टाटा कंपनी को मिल गया, ठीक है। और टाटा कंपनी वहीं से बूम पकड़ लिया, ठीक है। और टाटा कंपनी आज इतनी बड़ी कंपनी बन रहा है, ठीक है। अगर विश्व युद्ध नहीं होता शायद टाटा कंपनी इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं बनती। कपास में वृद्धि। अब क्या हुआ, क्या 1861 के अंदर जो अपना अमेरिका है, क्या है, अमेरिका, यहाँ पे गृह युद्ध हो गया। क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। अब जब गृह युद्ध होगा, देश में लड़ाई होगा, तो आप प्रोडक्शन करोगे कि लड़ाई करोगे, जाहिर सी बात है भाई लड़ाई करेंगे, है ना। तो ये वहाँ पे गृह युद्ध हो गया कि कपास उगाया, मतलब वहाँ पे कपास की खेती बंद हो गई, कपास की खेती लगभग बंद हो गई। जब कपास की खेती बंद हो गई तो अंग्रेजों को कपास चाहिए, यानी कपास चाहिए ही चाहिए। ब्रिटेन को कपड़ा बनाने के लिए कपास चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई यहाँ से तो अमेरिका से मिल नहीं रहा है कपास, तो उन्होंने कहा कि भाई इंडिया से मंगाओ। अब कपास कहाँ से मंगाओ, इंडिया से। अब इंडिया से मंगाने के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा कराना पड़ेगा। तो साहूकार जो होते थे किसानों को अग्रिम राशि देते थे कि ये ले भाई एडवांस पैसा, तू खेती कर, पैसे ले दबा के अपना खूब खेती कर। ये कुछ दिनों के लिए ही बात रही, उन्होंने खेती किया, प्रोडक्शन हुआ, लाभ कमाया। किसी ने जो उत्पादन करते थे, यानी जो बड़े व्यापारी होते थे उनको लाभ हुआ, जो छोटे किसान होते उनको ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत फायदा हुआ। लेकिन क्या हुआ, कर्ज जाल में ये लोग फंसते चले गए। पहले 100 रुपये मिल जाते थे, लेकिन अब उनको 1 भी रुपये नहीं मिलने लगा, तो ये लोग ऋण जाल में फंस गए। ऋण का स्रोत सूख गया। जो पहले साहूकार तक ये ले भाई पैसे अपना जिंदगी चला, तो अपने ऋण ले, ऐसे काम होता था, वो खत्म हो गया। वो क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर इन्होंने विद्रोह कर दिया। फिर दंगा आयोग बनता है कि दंगा जो हुआ ये क्यों हुआ, ठीक है। तो 1879, 80 भी लिखा होता है, 78 भी लिखा, तो कोई सा भी अगर ऑप्शन में रहा है, अगर 79 देगा तो 78 नहीं देगा, 78 देगा तो 79 नहीं देगा। तुम्हारे बुक में ही है, लेकिन रियल में मैंने इसको गूगल वगैरह किया तो 79 मिला, ठीक है। दक्कन दंगा आयोग बनता है, उसमें ये बात पता चलती है कि जो दंगा हुआ है वो जायज हुआ है, ठीक है। और जो किसानों ने एग्रीमेंट किया था किसके साथ, कपास उगाने के, वो तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन चैप्टर कि हमने क्या पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इस चैप्टर को पढ़िए, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने का एक तरीका सबसे बेस्ट है। इसमें 4 पार्ट है। कितने पार्ट है, 4 पॉइंट है। तो आप पहले पार्ट को पढ़िए, फिर दूसरे पार्ट, फिर तीसरे पार्ट, फिर चौथा। ये पार्ट और ये पार्ट बड़े बड़े हैं, पहला और दूसरा पार्ट बड़े बड़े हैं, तीसरा आसान है, चौथा तो बिल्कुल खत्म ही है, कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। तो पहला पार्ट को पहले पढ़िए, उसको समझिए क्या कह रहा है, और छोटे छोटे नोट्स बनाइए, ठीक है उसके। अब हम मिलते हैं, ये पार्ट 1 था, इसके पार्ट 3 तक बनाऊंगा इसमें, और हम देखेंगे पूरा डिटेल के साथ। जय हिंद। या फिर बुक पढ़ने, या मैं क्या बार बोलता हूँ, भूल ही जाता हूँ मैं खुद ही। वीडियो देखने से पहले किताब पढ़ें, या किताब पढ़ने के बाद आप जरूर वीडियो देखें, तभी आपको फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं है देखने का। बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, है ना, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, यानी आप जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पार्ट 2 होगा, जिसमें हम देखेंगे कि क्या चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो हमने पहले वर्ड पार्ट में क्या देखा था, इंट्रोडक्शन, है ना। तो अब देखते हैं उपनिवेशवाद और देहात का पार्ट नंबर
2 है। तो पहले पढ़ना है बंगाल और वहाँ के जमींदार। यानी सबसे पहले जो अंग्रेज आए कहाँ पर आए, बंगाल के अंदर उन्होंने शासन स्थापित किया। और जहाँ से शासन स्थापित किया उसको हम क्या बोलते हैं, प्लासी की घटना। क्या बोलते हैं, प्लासी की घटना। कब हुई थी, 1757 के अंदर युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने अपनी शासन स्थापित कर लिया। लेकिन 1757 के बाद जो घटना सबसे बड़ी घटी वो 1764 के अंदर घटी, उसका नाम था बक्सर। क्या नाम था, बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद से इनको दीवानी राइट मिल गया। दीवानी राइट का मतलब होता है कि टैक्स लेने का अधिकार किसको मिल गया था, अंग्रेजों को अधिकार मिल गया था। अब बंगाल सबसे पहले क्यों गुलाम बना, तो मैंने बता दिया 1757 और 1764 की लड़ाई हुई थी, जिसमें बंगाल के नवाब जो थे वो हार गए थे और अंग्रेजों का शासन आ चुका था। इसलिए यहाँ पे कौन आ गया था, अंग्रेज लोग शासन करने लगे थे। अंग्रेज जब शासन करने लगे थे तो पूरी जो बुक है ना आपकी एक सिलेबस टाइप का है, ठीक है। वर्धमान में नीलामी की घटना, वर्धमान एक जगह का नाम है। क्या है, वर्धमान एक जगह का नाम है। वहाँ पे एक नीलामी की घटना होती है, 1757 के अंदर की घटना है। महाल का मतलब होता है भू संपदा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा है, अगर आप बंगाल में रहते हैं ना इसको बोलोगे महाल। क्या है ये, महाल। महाल का मतलब भू संपदा, यानी संपदा का मतलब क्या होता है, संसाधन होता है। यानी आपके प्रॉपर्टी जब होता है ना उसको हम संपदा भी कहते हैं। भू मतलब जमीन, यानी जमीन से संबंधित जो संपदा होगी, धन होगी, उसको क्या कहोगे, भू संपदा कहोगे। और इसी चीज को बंगाल में क्या बोलते थे वो लोग, महाल बोलते थे। और इसी महाल वर्ड से महल बन के आया है, ठीक है, महल से महाल आया है। फिर आज 1793 के अंदर ना अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त का मतलब होता है किसी चीज को फिक्स कर देना, किसी चीज को फिक्स कर देना। जैसे मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक बिल्डिंग है और मैं इसका मालिक हूँ। मैंने अपने एक बंदे को कहा कि भाई ऐसा कर, इस बिल्डिंग से मुझे ना हर महीने तो 2000 रुपये दियो। कितने रुपए, 1000 रुपये। अब तू चाहे तो बिल्डिंग से 500 रुपये कमा, चाहे तो 2000 कमा, ठीक है, लेकिन मुझे तू कितना देगा, 1000 ही देगा। तो उसको बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। ये किसने शुरू किया था, तो 1793 के अंदर इस बंदे का नाम था चार्ल्स कॉर्नवालिस। क्या नाम था इसका, चार्ल्स कॉर्नवालिस। कहीं कहीं इसका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस भी मिलता है, लेकिन आप चार्ल्स कॉर्नवालिस लिखोगे बिल्कुल सही है। ये चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है ये अमेरिका की जो संग्राम था, लड़ाई चल रहा था वहाँ पर, ये वहाँ पे सेनापति था। ये ब्रिटेन को जैसे ओर से एक कॉर्नवालिस जो था ये अमेरिका के अंदर सेनापति था, लेकिन अमेरिका वालों ने इसको कुत्ते की तरह मारा तो बेचारा कहाँ आगे गिरा, सीधे इंडिया में आके गिरा। और इसको गवर्नर मतलब के वाइस मतलब क्या बोलेंगे इसको, भारत का प्रतिनिधि बना के इसको भेजा गया। गवर्नर जनरल बनकर आया इंडिया में और इसने राज किया, ठीक है। और वहाँ से जो चीज़ें सीख के आया था कि उपनिवेश में कैसे राज करने हैं, वो चीज़ यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट किया। कौन, चार्ल्स कॉर्नवालिस। और ये चार्ल्स कॉर्नवालिस कहाँ था, पहले अमेरिका के अंदर था, वहाँ पे सेनापति था, लेकिन हार गया था बेचारा, पता नहीं कैसे बच के आ गया इंडिया में। फिर आता है कि 95% जितनी भी नीलामी होती थी, नीलामी का मतलब किसी चीज़ को बेचना, तो ये जो नीलामी होती थी ये बहुत फर्जी होती थी। फर्जी होती थी मतलब लोग अपने एजेंट और नौकर को भेज देते थे और वो क्या करते थे, पैसा देने से मुकर जाते थे या कम सस्ते दाम पे खरीद लेते थे। जैसे मान लीजिए सरकार ने कहा कि हमने ए बंदे को ज़मीन नहीं बेचना, ए को नहीं बेचना। अब ए क्या करता था, बंदा अपना नौकर भेज देता था, मान लो उसका नाम सी था या बी था। अब सरकार क्या समझती थी, ए को थोड़ी बेच रहे हैं, सी को बेच रहे हैं या फिर बी को बेच रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट बी और सी किसके बंदे होते थे, ए के बंदे होते थे। और जाने और अनजाने में जमीन किसके पास चली जाती थी, फिर से ए बंदे के पास, यानी ए जमींदार के पास जमीन चली जाती थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फिर आता है कि अदा ना किए गए राजस्व की समस्या, यानी कई बार जमींदार ना मजबूरी में भी नहीं दे पाता था और जानबूझ के भी नहीं देता है, ठीक है। आज भी भारत के अंदर क्या होता है, जो इनकम टैक्स होता है, कुछ लोग तो जानबूझ के नहीं भरते हैं, कुछ लोग कहते हैं छोड़ना मेरा क्या जा रहा है ना, जो पावरफुल लोग होते हैं। तो उस समय हमारे जमींदार भी इसी टाइप के होते थे। तो जो 75% जो जमींदारी थी, यानी मतलब लैंड लॉर्डशिप थी, वो हस्तांतरित की गई थी। हस्तांतरित का मतलब ट्रांसफ़र कर दी गई थी दूसरे के नाम पर, उससे आप पैसा नहीं ले सकते, ठीक है। आप जैसे मान लो मेरे नाम पे, तो मैं अपने भाई के नाम कर दिया, भाई ने अपने बीवी के नाम पर कर दिया, बीवी उसने अपने बड़े भाई के नाम पे कर दिया। इस प्रकार की चीज़ें होती थी। 75% ये काम चलता रहा। लेकिन 1770 का जो बंगाल था ना बहुत बुरा था। कहते हैं जब भारत में अंग्रेज आए ना, दुख के साथ आए, दुख के साथ गए, मतलब हमको दुखी करके गए। जब इंडिया में बंगाल में जब उन्होंने शासन स्थापित किया तो 1770 में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था, उसमें लगभग लाखों लोग मारे गए थे। जब अंग्रेज जा रहे थे तो उस जमाने के अंदर 1943 यानी 1943 के अंदर भारत में भी अकाल पड़ा था। 1943 के अंदर ये बंगाल के अंदर अकाल पड़ा था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उस समय जमींदारी खत्म हो गई थी, अकाल आ गया था। क्या हो गया था, अकाल आ गया था। अकाल का मतलब पैदावार कम हो जाना, पैदावार कम हो जाना, यानी पैदावार खत्म हो गया था, बहुत सारे लोग भूखे मारे गए थे। जैसे हमने पढ़ा था ना भारत की विदेश नीति में 1959 के अंदर कहाँ पर आया था अकाल,
चीन के अंदर आया था, चीन में बहुत सारे लोग मारे गए थे। वैसे ही 1757 में बंगाल में आया था, बंगाल में बहुत सारे लोग मारे गए थे अकाल की वजह से। अब देखते हैं ब्रिटिश सेना की क्या सोच थी, मतलब जो ब्रिटिश लोग थे उनकी क्या सोच थी अस्थाई बंदोबस्त को लेकर थी। क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने अस्थाई बंदोबस्त क्यों लागू किया था, क्वेश्चन बनता है, तो उसमें सुरक्षा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सुरक्षा। देखिए अंग्रेज ना बहुत चालाक आदमी थे, बहुत चालाक आदमी थे। वो अपने आगे नहीं जाते थे, वो अपने बंदे को भेजते थे। और क्या होता है, सपोज करिए ये हम बनाते हैं, ये जनता है, ये क्या है? जनता है, भारत की जनता है। जनता मतलब किसान लिख सकते हैं, ये क्या है? किसान, ठीक है। और ये अंग्रेज है, ये क्या है? इंग्लिश, मतलब अंग्रेज है, ठीक है। और ये है जमींदार, ये है जमींदार। ये सब कौन है? इनके बंदे हैं। अब जो किसान होते थे ना, वो किसको देते थे? किसान अपना टैक्स किसको देते थे? जमींदार को। किसको? जमींदार को टैक्स देते थे। जमींदार किसको देता था? अंग्रेज को। किसको? अंग्रेज को टैक्स देता था। एक बात बताओ, किसानों की नज़रों में दुश्मन कौन हुआ, अंग्रेज या जमींदार? जमींदार होगा, बोलेगा भाई साहब टैक्स तो हम तुम्हें ही दे रहे हैं। तो कभी किसान गुस्सा होता था तो किसको पकड़ के धोता था? वो जमींदार को पकड़ के धोता था। और कभी जमींदार गुस्सा होता था, किसको धोता था? किसानों को धोता था। कि जो माई बाप बैठा था, यानी जो ऊपर अंग्रेज बैठा था, इसको कोई भी नहीं रोकता टोकता था, ठीक है। तो अल्टीमेट डायरेक्ट नजरों में कौन था? ये लोग थे। लेकिन इनडायरेक्ट शासन कौन कर रहा था? अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो जमींदार लोग इसीलिए बेचारे बहुत बुरे लोग कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि किसका गुलामी कर रहे थे? अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को लगा कि हमें सुरक्षा मिल जाएगा। सुरक्षा मिला कि नहीं? लोग किसके प्रति गुस्सा हो रहे थे? जमींदारों के प्रति। लेकिन जमींदार जो असली जो राजा था कौन था? अंग्रेज था। फिर आता है कि उनको जो राजस्व मिलने वाली थी, यानी निश्चित राशि मिलने वाली थी, मान लो ये जमीन की टुकड़ा थी और इसको हर साल 100 रुपये मिलने वाला था, तो ये नियमित हो जाएगा कि हर साल मुझे 100 रुपये मिलेगा, हमें टेंशन नहीं रहेगा। दिल्ली मुंबई के अंदर लोग जो होते हैं ना, घर बेचने ज़्यादा किराए पे लगाते हैं। क्यों? उनको पता है कि नियमित रूप से मुझे हर महीने मान लो 3000 रुपये का रेंट है तो 3000 रुपये मिलता रहेगा। फिर आए राजस्व बढ़ जाएगा, राजस्व बढ़ जाएगा। जितनी जमींदारी बढ़ेगी उतना राजस्व बढ़ जाएगा। उनका ऐसा सोचना था कि मान लो ये हमारा जमीन का टुकड़ा है, ये क्या है? जमीन का टुकड़ा। उन्होंने कहा कि देख भाई, अगर ये बंदा, ये जो जमींदार है, पैसा नहीं देता है और दूसरा जमींदार इसे खरीदना चाहता है, मान लो इसके 100 रुपये था दाम, है ना, हम इसे 120 रुपये लेंगे। कितने लेंगे? 120 रुपये। इससे क्या हुआ? हमारा इनकम बढ़ जाएगा। लेकिन वाकई में ऐसा हुआ नहीं। फिर खेती का विस्तार होगा, खेती का विस्तार होगा तो हमारे पास और ज़्यादा टैक्स आएंगे, और ज़्यादा प्रॉफिट आएगा और हम व्यापार बढ़ा पाएंगे। लोगों इन्होंने सोचा निवेश बढ़ेगा। निवेश मतलब जो जमींदार है अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पैसा लगाएगा, लेकिन लगाया नहीं। देखो निवेश का मतलब क्या है, समझो। यहाँ ये जमीन का टुकड़ा, ये क्या है? जमीन का टुकड़ा। अंग्रेज ने सोचा कि भाई अगर हमसे 100 रुपये ले रहे हैं, कितना रुपये ले रहे हैं? 100 रुपये। और अंग्रेज जो अपना क्या नाम है इसका, जो जमींदार है, इससे 120 रुपये कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 120 रुपये कमा रहा है, मतलब 20 रुपये की इसको प्रॉफिट हो रही है। अब अंग्रेज क्या सोचे, मतलब जमींदार क्या सोचेगा कि हमें अपना प्रॉफिट क्या करना है और बढ़ाना है। तो करेगा, इसमें पैसा लगाएगा, इसमें पैसा लगाएगा। जब पैसा लगाएगा तो 120 से मान लो 140 रुपये होगा, तो क्या हुआ? इनकम किसका बढ़ा? किसानों का इनकम, जमींदार का इनकम कितना बढ़ गया? 40 बढ़ गया। अंग्रेजों का फायदा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन किसका फायदा होगा? जमींदारों का फायदा हो जाएगा। लेकिन जमींदार बड़े समझदार, उन्होंने कहा हटाना, मेरे को क्या पड़ी है, मेरे को 120 रुपये में खुश हो। तो उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, यानी पैसा नहीं लगाया, जो चल रहा है उसको चलने दिया। अंग्रेजों ने सोचा कि जो जमींदार लोग होंगे कंपनी के प्रति वफादार होंगे, और कंपनी के प्रति इन्होंने वफादार भी बने रहे। 1758 की जब लड़ाई, सॉरी 1858 की लड़ाई होती, जितने भी जमींदार थे, आपने सिंधिया का नाम सुना हो, सिंधिया परिवार हो गया है ना, इन्होंने किसका साथ दिया? अंग्रेजों को साथ दिया। क्योंकि ये किससे इनके हित जुड़े थे? अंग्रेजों से जुड़े थे। जितने भी भारत के अंदर नवाब थे, मतलब सब नवाब नहीं, कुछ नवाब और कुछ जो राजे महाराजे थे, वो अंग्रेजों का साथ देते थे, क्योंकि अंग्रेजों के चमचे थे और इनको ज़्यादा फायदा होता था। और अंग्रेजों ने भारत में जब आए ना, भारत के अंदर पहले जाति व्यवस्था थी। क्या थी? जाति व्यवस्था थी। लेकिन जो वर्ग होता है, वर्ग का मतलब होता है रिच एंड पुअर। क्या होता है? रिच एंड पुअर, गरीब और अमीर। ये जमींदारी प्रथा ही भारत के अंदर क्या लेकर आई? वर्ग लेकर आई, क्लास बन गया। ये अमीर लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये जमींदारी प्रथा के अंदर कहीं ना कहीं इसका रोल है। फिर आते हैं जो जमींदार होते, थर्ड पॉइंट है कि जमींदार टैक्स क्यों नहीं देते थे, यानी टाइम पे टैक्स क्यों नहीं देते थे? कारण है। कारण क्या है? जमींदारी के जो लेबर के वो है, मतलब क्या बोलते हैं, जमींदारी के जो टैक्स था ना, वो काफ़ी ज़्यादा था। जमींदारी का टैक्स ज़्यादा था। जमींदारी नीलामी कर दी जाती थी। अगर पैसे नहीं मिला टाइम पे, नीलामी कर दो, तो उसमें आप इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे। जैसे आप किराए के घर में रह रहे हो, उसको पेंट कराओगे, उसको टाइल लगवाओगे? नहीं भैया, आज हूँ कल खाली करना पड़ेगा। तो लोग इसीलिए इन्वेस्ट भी नहीं करते थे, है ना। तो जमींदारी नीलाम हो जाती थी उनकी।
फिर आता है कि जो प्रारंभिक मांगे थी, यानी प्रारंभिक मांगे मतलब जो पैसा लेते थे, मान लो एक जमीन है, इससे मैक्सिमम ना 100 रुपये का आउटपुट होगा, और अंग्रेज ने 100 रुपये रख ही लिया, और उसमें कितना भी तुम आउटपुट लगा लो, कितना भी आउटपुट लगा लो, तो 110 ही होगा। कितना होगा? 110 ही होगा। अब 10 रुपये के लिए बंदा इतना मेहनत थोड़ी करेगा। अगर मान लो खराब हो गया तो इसमें कोई बचने का प्रावधान नहीं था। तो प्रारंभिक मांगे बहुत अधिक थी, उपज का भाव बहुत कम था। मान लो कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, मान लो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, अपना प्रोडक्शन क्या हो गया? ज़्यादा। उत्पादन जहाँ पे 100 किलो होना था वहाँ पे 1000 किलो हो गया, ठीक है। लेकिन जो रेट है ना मार्केट में, यानी फसलों का रेट, वो बहुत डाउन होता था, रेट बहुत डाउन होता था, तो किसानों को फायदा नहीं होता था बेचारे, वो इसीलिए हमारे वो टैक्स भी नहीं दे पाते थे। जैसे भारत के अंदर अभी क्या है, सबसे ज़्यादा कोई परेशान है दुनिया के अंदर बोले तो भारत के अंदर वो किसान है। अगर मान लो फसल खराब हुई तो किसान मरा, ज़्यादा हुई तो किसान मरा, ठीक है। अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, और यूक्रेन ना पूरी दुनिया के अंदर गेहूं बेचता है। क्या बेचता है? गेहूं। और उसने लड़ाई के चक्कर में अपना गेहूं उनका नहीं बिक पा रहा है, तो भारत का गेहूं पूरी दुनिया में बिक रहा है। लेकिन भारत सरकार ने इस पर एम्बार्गो लगा दिया। एम्बार्गो मतलब कहने का मतलब है प्रतिबंध लगा दिया कि भारत के किसान अब बाहर गेहूं नहीं बेचेंगे। तो बेचारा कौन मरा गया? किसान मरा गया, उसको अच्छे भाव मिल सकते थे। लेकिन भारत सरकार ने इसीलिए बंद कर दिया कि हमारे भारतीय लोगों को खाना मिलना चाहिए, मतलब हर बात का ठेका किसानों ने लिया है, इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। फिर आता है असमान राजस्व। अलग अलग जमीनों की जो राजस्व होता था, स्लेब होता था, वो क्या होता था? अलग अलग होता था, कोई रियायत नहीं थी। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो कोई बख्शाइश नहीं होती थी, यानी 10 रुपये बोला है तो 10 रुपये ही देना पड़ेगा। भाई साहब फसल खराब हो गई, बाढ़ आ गया, तो इस प्रकार की कोई छूट आपको नहीं मिलती थी। फिर आता है सूर्यास्त विधि। अगर आपने मान लो डेट उन्होंने फिक्स कर दी है 5 हर तारीख, मतलब हर महीने की 5 तारीख को मुझे पैसा मिलना चाहिए, 100 रुपये, है ना। हम 100 रुपये मान के चलते हैं कि 100 रुपये रेट रहा होगा, है ना। अब 5 तारीख को अगर पैसा नहीं देना शाम तक, आपके अगले दिन जमीन जो होती थी नीलाम हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? सूर्यास्त विधि, यानी सूर्य ढलने से पहले आपको पैसा मिलना चाहिए। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, ठीक है, कि जमीन बिक रहा होता है, फिर हीरो आता है, पैसे देता है जमींदार को, अपना जमीन छुड़ा लेता है। इस प्रकार की घटना देखते होंगे। फिर आता है सीमित अधिकार था, यानी जमीन पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, जमीन किसी को बेच नहीं सकते, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें थी। तो जो जमींदारों का अधिकार बहुत लिमिटेड हो गया था। और उन्होंने सोचा जो जमींदार हैं, जिनको उन्होंने एक नया वर्ग इंडिया में क्रिएट किया गया था, उसको अंग्रेजों ने पूर्ण प्रतिबंध करने की कोशिश की, यानी उसको बैलेंस करने की कोशिश की। कैसे कोशिश की? देखो क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों ने जमींदारों पर किस प्रकार से शासन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया, या फिर उनको क्या बोलेंगे, विनियमित करने की कोशिश की, या फिर उनको, इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे? नियंत्रण करने का। उन्होंने नियंत्रण किया, यानी अंग्रेजों ने जमींदारों को किस प्रकार नियंत्रण किया? तो पहला नियंत्रण किया, विनियमित किया। विनियमित का मतलब होता है उनको रेगुलेट किया, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। जैसे स्कूल में होता है ना, हमारी टीचर बोलती है ना, चलो पीछे बैठ जा, जाके आगे बैठ जा, ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, विनियमित करते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे रहेगा, वो चीज़ यहाँ रहेगा, बोली ना वहाँ बैठ, इस प्रकार की चीज़ें। फिर आता है उनकी सैन्य टुकड़ी। पहले जो राजा महाराजा होते थे या जमींदार, उनकी सेना की टुकड़ी भी होती थी, यानी आर्मी भी होती थी छोटे मोटे, उनको इन्होंने क्या कर दिया? भंग कर दिया, खत्म कर दिया। स्वायत्तता का मतलब उनके भी कुछ अधिकार होते थे, वो भी खत्म हो गया। फिर आता है कचहरी का मतलब कोर्ट। कचहरी मतलब यहाँ पे कोर्ट है, क्या है? कोर्ट है, कोर्ट वगैरह भी खत्म कर दिया। फिर आता है सीमा शुल्क लेते थे ना, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाते थे तो आपको टैक्स देना पड़ता था, उनको टैक्स देना पड़ता था। तो जमींदारों का वो टैक्स किसने खत्म कर दिया? अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। जो पुलिस की शक्ति थी, यानी उनके पास सेना भी थी और पुलिस भी होती थी अपनी, वो भी भंग कर दिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने भंग कर दिया। तो क्वेश्चन पूछता है जमींदार क्यों चूक करते थे? तो ये कारण है, ठीक है। फिर पूछता है कि अंग्रेजों ने जमींदारों को किस प्रकार नियंत्रण किया? तो इस प्रकार से नियंत्रण किया, ठीक है। आप लिख देंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि राजस्व अधिकारी की जो होता था जमींदार की तरफ से ज़्यादा था लोगों से टैक्स लेने, उसको बोलते थे अमला। क्या बोलते हैं? अमला बोलते थे। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है साउथ अफ्रीका का, उसका भी नाम क्या है? हाशिम अमला, ठीक है। आमला नाम है उसका, तो ये क्या नाम कहता था? अमला कहलाता था। क्वेश्चन आता है राजस्व अधिकारी को क्या बोलते थे? तो अमला बोलते थे। ये कौन होता था? जमींदार के बिहाफ पे जाता था लोगों से टैक्स मांगने, ठीक है। किसानों की भी समस्या थी। हर किसान, कहते हैं ना, हर किसान बुरा नहीं होता, ठीक है। तो इनकी फसल खराब हो जाती थी, तो बेचारे अमला को कहाँ से पैसे दे पाएंगे? कई बार लगान इतना अधिक होता था कि किसान होते थे मजबूरी में कहते थे भैया हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब कई तो इतने शातिर होते थे, बोलते थे हमारे पैसा नहीं है, जो करना है कर लो, ठीक है, क्या ले जाओगे हमारे पास, है ना, 2 बैल है, मारेंगे ही पकड़ के, ठीक है। कौन बोलता था? ये लोग जो खतरनाक वाले किसान होते थे। जैसे आजकल भी क्या होता है, किसानों को भारत सरकार लोन देती है बिल्कुल सस्ते रेट पे कि आप हमें वापस कर दो, लेकिन कुछ किसान क्या होते हैं, राजनीतिक पार्टियों के दबाव में, या फिर वो जानते हैं यार टैक्स माफ हो जाता है, सब चीज़
माफ़ हो जाता है। तो ये लोग भी उस समय से ही है ना, यानी किसान उस ज़माने से ही बिगड़े हुए हैं, ठीक है। इनको पता है कि सरकार पैसा माफ़ कर देती है, तो ये लोग कई बार जानबूझ के भी पैसे नहीं देते थे। फिर आता है जमींदारियों, जो जमींदार थे ना, इनको परेशानी होता था, तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एक को परेशानी होगी तो दूसरा खुश होगा, ठीक है। तो जोतदार और मंडल होते थे खुश, किसको देखकर? जमींदार जब परेशान होता था तो कौन खुश होता था? जोतदार और मंडल। क्यों होता था? ताकि जो जमींदार था उस पर उनका नियंत्रण ना रहे, यानी जमींदारों का नियंत्रण किस पे ना रहे? जोतदारों पे नियंत्रण ना रहे। जैसे मान लो कि अभी भारतीय पॉलिटिक्स में बताता हूँ, अगर मान लो कप्तान कमजोर आ जाए, यानी प्रधानमंत्री कमजोर हो, तो जो सीएम होते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, मतलब सॉरी, वो अपने हिसाब से करने लगते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री मजबूत होता है तो सारे चुपचाप काम करते हैं। आपकी क्लास में देख लो, ढीला ढाला मॉनिटर बना दो, सारे शोर मचाने लग जाते हैं। लेकिन तगड़ा मॉनिटर होता है, कोई भी शोर नहीं मचाता, ठीक है। तो ऐसे ही हिसाब से मान लो ये मॉनिटर थे, ये कमजोर रहेगा तो जोतदार खुश होंगे, मान लो ये मजबूत होगा तो बेचारे परेशान रहेंगे, ठीक है। जो जमींदार होता था ना, इन पर मुकदमा तो चला सकता था, लेकिन मुकदमे की कार्रवाई जो थी, प्रक्रिया थी, काफ़ी लंबे समय तक चलती थी। वैसे बर्दवान जिले में लगभग उस जमाने के अंदर 30,000 ऐसे मुकदमे थे। कितने हज़ार? 30,000 मुकदमे थे। सोचो सुनवाई में कितना टाइम लगेगा, इसीलिए कहते थे जा केस कर दे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? जमींदार की परेशानी पे कौन खुश होता था? तो जोतदार खुश होते थे। क्यों? ताकि जमींदार उन पे नियंत्रण अपना स्थापित नहीं कर पाए। फिर आता है जोतदारों का उदय। जोतदार क्या होता था? गाँव के अंदर जो खेती करने वाले बड़े किसान होते थे उनको हम जोतदार कहते हैं। बिहार के अंदर इसी को बटाईदार कहते हैं, भूमिहार भी कहते हैं कई बार। ये जब जमींदार संकट में था ना, तब इनकी उत्पत्ति हुई थी। एक गांव में इनकी मजबूत स्थिति थी, गांव में इनकी पकड़ क्या थी? बहुत मजबूत थी। आज भी अगर गांव में जाओगे, जो गांव का मुखिया तो नहीं कहेंगे, जो गांव में सबसे अमीर आदमी होता है, किसान होता है, धनी, उसको आज भी लोग उससे डरते हैं। अगर पुलिस जाती है ना, तो लोग पुलिस की बात कम सुनते हैं, इस जोतदार की बात अधिक सुनते हैं। अगर एक बार मना कर दिया ना गांव वालों को, तो सारे लोग चले जाते हैं। इतनी गांव में आज भी इनकी पकड़ है जोतदारों की, ठीक है। आज भी ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। इनके देखना, गांव में चेवरा बोलते हैं ना, हजारों हजारों बीघा अभी भी जमीन, हजारों बीघा नहीं, ज़्यादा हो गए, सैकड़ों बीघा इनका जमीन ऐसी की ऐसी पड़ा रहता है। फिर आता है ये बड़े जमीनों के मालिक थे। ये क्या थे? बड़े जमीनों के मालिक होते थे, है ना। जब बड़े जमीनों के मालिक होंगे तो जो किसान होंगे इनके यहाँ खेती करेंगे, तो कभी किसान इनके विपक्ष में जाएंगे नहीं, विरोध में जाएंगे ही नहीं। इनका स्थानीय व्यापार पर पूरा नियंत्रण था। जो ट्रेड होता था, लोकल ट्रेड, उन पर इनका पूरा कंट्रोल होता था। यानी हर चीज़ क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किसका नियंत्रण है? उस पर जोतदारों का नियंत्रण है। ये साहूकार का भी काम करते थे। मान लो कभी किसान को समस्या आ गई कि मुझे पैसे चाहिए या कुछ भी चाहिए, तब कहाँ जाओगे? तो साहूकार के पास जाओगे। और यही जो जोतदार थे आगे साहूकार भी बनते थे। इनके पास जमीन भी होती थी, व्यापार भी करते थे, व्यापार करवाते भी थे, पैसे लेते भी थे और देते भी थे, है ना। और जमींदारों को कंट्रोल में भी करते थे। फिर आता है किसानों पर इनका नियंत्रण था। किसान अपने आप को ना इनसे लगा हुआ महसूस करता था, क्योंकि कहाँ रहते थे? गाँव में। और जो जमींदार था वो कहाँ रहता था? शहरों में। तब किससे कनेक्ट फील करोगे आप? जोतदार से ही कनेक्शन अपना फील करोगे। तो जोतदार इनको हेल्प भी करते थे मुसीबत के समय में, जोतदार हेल्प करने आता था। मान लो कि ये शहर में है, कौन? जमींदार। और जो जोतदार है गांव में, कुछ हुआ बेचारे किसान को, सबसे पहले कौन आएगा? जोतदार आएगा, बाद में ना जमींदार आएगा। जैसे आज भी कहते हैं ना कि शहर के पड़ोसी और गांव के दुश्मन बराबर होते हैं। शहर का पड़ोसी काम नहीं आएगा, लेकिन गांव का दुश्मन हमें काम आता है। तो वैसे ही जोतदार कितने भी बुरे हों, लेकिन किसके काम आ जाते थे? वो किसानों के काम आ जाते थे। साहूकार कितना भी बुरा होता था, लेकिन गुड़िया की, उसकी बिटिया की शादी कौन कराता था? साहूकार लोग कराते थे। हालांकि इन साहूकार लोगों ने बहुत लूटा भी है, कुछ गलत भी किया है। फिर आता था कि जो साहूकार होते थे ये लगान का विरोध, सॉरी, जो जोतदार होते थे ये लगान का विरोध करते थे। और जब विरोध करेंगे तो किसकी फेवर में जा रहा है? किसानों के। किसान लोग अपना संबंध किससे स्थापित करने का प्रयास करेंगे? तो अपना क्या नाम है इनका, लोगों का, जोतदारों से अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जो अमला आता था पैसा लेने ना, टैक्स लेने, ये जोतदार उनको सही से काम करने नहीं देते। बोले थे बेटा अगर टैक्स ले लिया ना इन गाँव वालों से, बहुत मार मारेंगे तुम्हें, ठीक है। कौन कहता था? अमला लोगों को ये लोग काम करने नहीं देते थे। जोतदारों के अंदर ना एक जुड़ता थी। कहते हैं ना सियार, देखा है सियार? अगर एक हुआ कहता है ना, सारे सियार हुआ कहते हैं। वैसे ही अगर एक पे समस्या आई ना, अगर एक पे समस्या आई, एक जोतदार पे समस्या आई, तो पूरा जोतदार एक हो जाता था। तो इनमें इतनी एकजुटता थी। जैसे आजकल चल रहा है ना नाटो, नाटो का क्या मतलब है? नाटो का यही मतलब है ना, अगर एक देश पे हमला होता है तो पूरे समूह पे हमला माना जाएगा, पूरे भेड़ बकरी की तरह जाएंगे, उस देश को बर्बाद कर देंगे। कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट है ना, वैसे ही जोतदारों का भी कॉन्सेप्ट था इनके अंदर, ठीक है। ये लोग जानबूझ के ना राजस्व देते ही नहीं थे, ये जानबूझ के राजस्व देते ही नहीं थे। इनको पता था कि जमींदार की स्थिति क्या है, कमजोर है और मुझसे पैसा नहीं निकलवा सकता, ठीक है। आप लोग भी अपने स्कूल लाइफ में किए होंगे,
कमज़ोर आदमी से पैसा ले लिया, देते नहीं, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, लेकिन मजबूत आदमी से ले लिया पैसा, पता है यार इसको पैसा देना पड़ेगा वरना फाड़ देगा, ही पकड़ के, है ना। ये लोग क्या करते थे, जब जमींदारी बिकती थी, यानी जब जमींदार अपना जमीन बेचता था, नीलामी होती थी, ये जाके खरीद लेते थे। क्यों? ये गांव में रहते थे, समृद्ध थे, इनके पास जमीन थी, तो ये जमींदारी भी खरीद लेते थे। फिर आता है जोतदारों के अन्य नाम। जोतदारों के अलग अलग नाम भी थे अलग अलग जगहों पे, तो इनको हवलदार कहते हैं। क्या कहते थे? हवलदार, मंडल और गांटीदार। क्वेश्चन आता है हवलदार और मंडल और गांटीदार शब्द किससे संबंधित है? तो आप कहोगे जोतदारों से संबंधित है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि जोतदारों का उदय किस प्रकार हुआ और उनकी स्थिति कैसे मजबूत थी? तो ये बता देना, गांव में रहते थे, किसानों पर उनका नियंत्रण होता था, साहूकार होते थे, स्थानीय शासन था, किसानों पर नियंत्रण था, लगान का विरोध करते थे, अमला को काम नहीं करने देते थे, इस प्रकार अपना शासन स्थापित करते थे। ठीक है, अब देखते हैं जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। पहले किसने मजे लिए थे? जोतदारों ने मजे लिए थे, उन्होंने फायदे उठाए थे। अब कौन उठाएगा? जमींदार लोग अब मजे करेंगे। तो जमींदारों की जो समस्या थी, क्योंकि हर लोग गलत नहीं होता ना, तो जमींदारों की समस्या थी कि उनकी सत्ता यानी उनकी पावर कमजोर हो गई थी, है ना। अगर आप मान लो आप कौन से सांप लेकर आते हो, किंग कोबरा लेकर सांप आते हो, कौन सा सांप? किंग कोबरा सांप लेकर आते हो, बेचारे का जहर निकाल दो या दांत तोड़ दो तो क्या फायदा उसका, है ना। तो ऐसी जो जमींदारों की सत्ता थी यानी पावर थी, वो खत्म हो गई थी, है ना। तो बिना सांप के क्या, बिना दांत के क्या हो गए थे सांप? कौन? जमींदार लोग हो गए थे। राजस्व की मांग बहुत ज़्यादा थी। जैसे आप भारत के अंदर लोग टैक्स देने से बचते क्यों हैं? क्योंकि जो टैक्स का रेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वो दूसरे देशों में चले जाते हैं या टैक्स की चोरी करते हैं। ठीक है, फिर आता है नीलामी की समस्या। जमींदारों को ये बात पता थी कि अगर हमने टैक्स नहीं दिया तो जमीन क्या हो जाएगी? नीलामी हो जाएगी। मान लीजिए एक जमींदार था, मान लेते हैं, उसने एक जमीन के टुकड़े पे इन्वेस्ट किया। क्या किया? इन्वेस्ट किया, लेकिन अंग्रेजों ने, उसने क्या हुआ कि एक साल उसने पैसा टाइम पे नहीं दिया, अगले साल क्या होगा? जमींदारी उसकी नीलामी होगी, जो उसका लगाया हुआ पैसा था वो भी तो गया। ठीक है, तो जमींदारी की नीलामी की समस्या थी, तो इसीलिए जमींदार उसे पैसा नहीं लगा दे, ये वास्तविक समस्या थी। फिर आता है जमींदारों ने क्या किया, कहते हैं ना लेके रहेंगे बदला, है ना, कह के लेंगे, है ना। तो महिलाओं के नाम पे ये लोग अपनी जमीनें कर देते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा छूट दे रखा था कि अगर आप लोग महिलाओं के नाम पे अगर अपना जमीन करोगे तो हम उसकी नीलामी नहीं करेंगे, उसकी टैक्स कम लेंगे। जैसे आज भी जाओगे भारत के अंदर तो भारत सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला को बढ़ावा देने के लिए, अगर आप महिला के नाम पे जमीन लेते हैं, घर लेते हैं, मोबाइल लेते हैं या कोई भी संपत्ति लेते हैं तो उस पर टैक्स कम लगता है। जैसे मैंने खुद की गाड़ी ली, मैंने खुद नहीं लिया, घर वालों ने गाड़ी लिया है, ठीक है, तो उस पर क्या है कि हमने मम्मी के नाम पे लिया है, ठीक है, यानी मतलब अपने माई के नाम पे क्या लिया है? गाड़ी लिया है, तो उस पर हमें थोड़ा सा टैक्स का छूट मिला हुआ है। फिर आते हैं नीलामी की राशि नहीं देना। कई बार जमींदार होते थे ना, कहते हाँ नीलाम कर रहे हो कर दो, लेकिन पैसे नहीं दे देते। ठीक है, मान लीजिए एक जमीन का, ठीक है, टुकड़ा था, ये दो जमींदार थे, ठीक है, इनने कहा कि 100 रुपये देंगे, इसने कहा 120 रुपये देंगे। सरकार किसको जमीन बेचेगी? 120 रुपये वाले को। लेकिन 120 रुपये वाला पैसा ही नहीं देता था, सरकार क्या करेगी? अल्टीमेट फिर बाद में 100 रुपये वाले को बेचना पड़ता था। 15% ऐसी फर्जी काम हुआ, ठीक है, बकाया राशि नहीं मिलता। जो जमींदार होते थे ना वो अन्य जमींदारों को घुसने नहीं देते थे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जमीन का टुकड़ा है, क्या है? जमीन का टुकड़ा, ठीक है, इस पे किसका शासन है? इस जमींदार का शासन है, इस जमींदार का शासन है इस पे। अब क्या हुआ, इस जमींदार ने खरीद लिया, यानी ए का है, बी ने खरीद लिया। जैसे ही गया कि भाई हमारा जमीन चाहिए, वो हमने खरीद लिया, ये पुराना वाला जमीन ना इनको मार के भगा देता था। लठियात रखते थे वो, लाठी वाले गुंडे रखते थे ना, आप भी फिल्म में देखोगे जब मुखिया हो गया जाता है तो 2-4 बंदे लाठी लेके खड़े रहते हैं ना, उस प्रकार के सिस्टम था। और जो गाँव के लोग थे, ग्रामीण जो जनता थी ना, वो अपना लगाव किससे महसूस करती थी? ए से, तो इनको भी भगाने में हेल्प करती थी। तो अंग्रेजों को काफ़ी पेचीदा होता था, काफ़ी समस्या होती थी। 19वीं सदी में किसानों को थोड़ा सा लाभ हुआ, इनको अच्छे रेट मिले, लेकिन बाद में फिर 1930 के अंदर महामंदी आ गई। क्या आ गई? महामंदी आ गई, और उसमें व्यापार कम होने लगा, रोजगार गिरने लगा, तो फिर इनको फिर से नुकसान झेलना पड़ा। फिर आता है इसमें, अब आता है 5वीं रिपोर्ट। क्या है? हर साल ना सरकार को रिपोर्ट दिया जाता है, जैसे ह्यूमन राइट डेवलपमेंट कमीशन है, तुम्हारे स्कूल का भी रिपोर्ट ना कहाँ जाता है? हेड ऑफिस जाता है, हेड ऑफिस से वो संसद के पास कहीं ना कहीं पहुँच जाता होगा। तो वैसे ही भारत की जितनी भी रिपोर्टें थी वो कहाँ जाती थी? ब्रिटिश संसद के अंदर जाती थी। तो उसमें थी 5वीं रिपोर्ट थी, बहुत सारी रिपोर्ट गई थी। 5वीं रिपोर्ट कब गई थी? तो 1813 के अंदर गई थी 5वीं रिपोर्ट, है ना। उसमें कितने पन्ने हैं? तो 1002 पन्ने थे। ये पेपर में पूछता है कितने पन्ने थे भाई, तो उसमें 1002 पन्ने थे। अब रिपोर्ट के अंदर क्या था, पूछेंगे ना भाई रिपोर्ट में क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? तो बताया रिपोर्ट के अंदर क्या है, जमींदार और रैयत की अर्जियां। रैयत मतलब किसान, रैयत मतलब
किसान, किसान और जमींदारों की अर्जिया, अर्जिया का मतलब चिट्ठी थे, है ना, उनके क्या थे, चिट्ठी थे, नोटिस था, ये सब चीजें थी। कलेक्टर की रिपोर्ट, कलेक्टर क्या लिखता है ना, डीएम जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीएम बोलते हैं ना, इसकी रिपोर्ट थी। राजस्व का विवरण था, राजस्व का विवरण मतलब सरकार कौन से हिसाब से टैक्स ले रही है, दे रही है, उसका क्या हिसाब किताब है, ये था उसके अंदर। न्यायिक प्रशासन यानी जो फैसले हुए हैं वो किस आधार पर हुए, न्याय कैसे होता था, इसका भी विवरण था। अब क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी जो अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया था, इसका एकाधिकार था। क्या था, एकाधिकार, यानी पूरब में व्यापार करने का किसके पास एकमात्र अधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इन्होंने खूब पैसा छापते थे, ये लोग खूब पैसा छापते थे। ये बात ना ब्रिटेन की जनता को बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी लगी, यार मतलब क्या हुआ है, हम लोगों को कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। तो इस जो उन्होंने कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि जो बकरा कटा है, यानी इंडिया जो गुलाम बना है ना, बकरा कटेगा सब में बटेगा, है ना, तो इंडिया का बाजार सबके लिए खोल देने चाहिए ताकि हम लोग भी व्यापार करें, ठीक है। फिर यही चीज़ ना संसद में बहस बनी और व्यापार खोला भी गया। आगे चल के 1833 में पढ़ेंगे कि व्यापार खोला गया। इन्होंने कहा कंपनी चोर है, कंपनी चोर है, भ्रष्टाचार है। किस प्रकार, तो भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है, यानी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप गलत रास्तों को अपनाते हैं ना, वही भ्रष्टाचार है। जैसे मान लो आपको पेपर के अंदर 100 में से 100 नंबर चाहिए, अब मेहनत करके लाओगे बहुत शाबाशी मिलेगी, लेकिन क्या करोगे, अब गए टॉयलेट में गए चीटिंग मार लिए, ये क्या है, भ्रष्टाचार है, यानी गलत तरीके अपनाया, यानी अनुचित तरीके अपनाया। कुशासन मतलब मिसमैनेजमेंट था, इधर से उधर काम करना, अव्यवस्थित चीजें थी, है ना, चीजें सरकार को नहीं बताते थे, है ना। इस प्रकार का जो अपना पहला टॉपिक है वो खत्म हो गया था। हमने क्या पढ़ा, जमींदारों का उदय पढ़ा, ठीक है, कैसे वहाँ पे काम हुआ, फिर जोतदार क्या करते थे, जमींदार कैसे उन्होंने पलटवार किया, ठीक है, इस प्रकार की चीजें। 5वीं रिपोर्ट पे क्वेश्चन आता है, कब आया, 1813। इसमें कितने पेज थे, 102 पेज थे, किस पे संबंधित है ना। और क्या आता है कि बकरा कटेगा सब में बटेगा। तो बुक मतलब वीडियो देखने से पहले बुक पढ़ें, या देखने के बाद जरूर बुक पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 है ये अपना हिस्ट्री क्लास 12 का, उपनिवेशवाद और देहात, चैप्टर नंबर 10 है। अब हम देखेंगे कुदाल और हल। कुदाल और हल, देखिए कुदाल और हल जो होते हैं ना, दोनों खेती करने के काम आते हैं। यानी कुदाल और हल कहाँ पे काम आते हैं, खेती करने के काम आते हैं, और कई बार मर्डर भी कर देते हैं। आप बहुत सारे घटना पढ़ोगे, अगर लोकल न्यूज़ चैनल देखोगे तो उसमें देखोगे कि कुल्हाड़ी से मारकर, यानी कुदाल से मारकर की हत्या, या हल से मारकर हत्या भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप उसको कहाँ पर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब आता है इसमें राजमहल की पहाड़ियाँ। जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, झारखंड के अंदर अवस्थित है। यानी कहाँ पर है ये राजमहल की पहाड़ी, तो झारखंड के अंदर है। तो यहाँ पर बुकानंद ने दौरा किया। बुकानंद कौन है, बुकानंद एक यात्री है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है, एक अधिकारी भी है। और इसने कहाँ पर दौरा किया, राजमहल की पहाड़ियों में इसने दौरा करता है, और वहाँ की मिट्टी को जांचता है, वहाँ की फसलों को देखता है, और ये पाता है कि यहाँ की सरसों और तंबाकू काफ़ी अच्छे किस्म के हैं। फिर आता है अभेद पहाड़ी। जो राजमहल की पहाड़ियाँ थी वो कैसी थी, अभेद थी, यानी यहाँ पे लोग इसको आसानी से इसको जीता नहीं जा सकता, या फिर यहाँ पे जाया नहीं जा सकता। इसको क्या बोलते हैं, अभेद। जिसको आसानी से हराया ना जा सके, जिसको आसानी से पार ना किया जा सके, वो क्या है, अभेद होती है। यहाँ लोग जाने में डरते थे, लोग जाने में डरते थे। जैसे रात को आप लोग निकलने के लिए डरते हैं ना, बाहर छत कोई रहता होगा छत पे, या फिर गली में निकलने से हम लोग रात को डरते हैं। सोचो ये जंगल में जाने से लोग नहीं डरेंगे, वहाँ पे कौन लोग रहता है, तो पहाड़ी लोग रहते हैं, फाड़ फूड़ देंगे, ठीक है। फिर आता है कंपनी से डर। कंपनी हमने देखा कि 1757 की लड़ाई और 1764 के बाद कंपनी ने गुलामी बनाना लोगों को शुरू कर दिया था। ये बात किसको भी पता थी, ये पहाड़ियों को भी मालूम चल चुकी थी। तो लोग कंपनी जहाँ पर भी जाती थी शक की निगाहों से देखते थे। जैसे आजकल एक मार्केट है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, जिसमें 3 लोगों को जोड़ना होता है। जैसे ही अगर आपका कोई दोस्त आता है 3 लोगों को जुड़वाने के लिए, तब शक की निगाह से देखते हो, यार कहीं जुड़वाने तो नहीं आया है। तो ऐसे भी जो कंपनी के लोग थे उनको भी शक की निगाह से लोग देखते थे, कहीं ये हड़पने तो नहीं आया, ठीक है। तो मार्केटिंग वाला समझ में ना, इन लोगों से दूर रहो, ठीक है। पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था, पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था, ठीक है। तो कारण है इसके पीछे, पहाड़िया क्यों कहा जाता था। जैसे लोग बिहार के रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, बिहारी बोलते हैं, वैसे पहाड़ में रहने वाले लोगों को क्या बोलेंगे, पहाड़िया बोलेंगे, सीधी सी बात है। तो ये लोग कहाँ रहते थे, पहाड़ में रहते थे। फिर आता है इनकी जो अर्थव्यवस्था थी आदिम किस्म की थी। आदिम मतलब जो पुराने तरीके से चले आ रहे हैं, मतलब फ्यूचर के लिए कुछ नहीं सोचना, आज खाना पचाना उगाना इनका है, ठीक है। इसमें ये लोग महुआ उगाते थे, काठ कोयला लकड़ी से काम चला लेते थे, यानी मार्केट से कोई लेना देना नहीं था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आज के ही जीवन जीना, ठीक है, कल के लिए कुछ भी नहीं करना, बाहरी व्यापार नहीं करना, उसको हम क्या बोलते हैं, आदिम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जिसमें कि मुद्रा नहीं होती, क्या होती है,
मुद्रा, मतलब पैसा का यूज हम नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं, आदिम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये लोग क्या करते थे, झूम खेती करते थे। क्या करते थे, झूम खेती। झूम बराबर झूम गाने वाला नहीं। झूम खेती का मतलब होता है कि जंगल में लोग जाते थे, जंगल के एक टुकड़े यानी एक हिस्से को सफाई करके वहां पे कुछ वर्ष तक खेती करते थे, जब तक मिट्टी में उपजाऊ रहती थी। और उसके बाद उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाकर फिर पेड़ काटते थे, मिट्टी सफाई करते थे, खेती करते थे। तो ये जीवन निर्वाह खेती बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जीवन निर्वाह खेती बोलते हैं, यानी केवल जीने के लिए, हमें मार्केट के लिए कुछ भी नहीं उगाना है। उसके बाद ये लोग शिकार करते थे। पहाड़ी लोग क्या करते थे, शिकार बढ़िया करते थे। आज हिरन खाने का मन है तो लोग हिरन को पकड़ के ला देते, आज सुअर खाने का मन है सुअर को पकड़ के ला देते, जो खाने का मन करे, हाथी खाने का मन है तो हाथी पकड़ के लाएंगे, टाइगर खाने का मन है टाइगर पकड़ के लाएंगे, है ना। तो ये लोग शिकार भी करते थे। इनका लाइफ बढ़िया चल रहा था, जिंगा लाला कर रहे थे, जंगल में मस्त जी रहे थे, है ना। कोई पढ़ाई पढ़ाई की झंझट नहीं, बढ़िया था लाइफ, है ना। जंगलों में रहते थे। अब जंगल में रहेंगे तो बढ़िया लाइफ कटेगी, बढ़िया, कोई चीज़ से दिक्कत होती नहीं थी। यानी जो आपको जीने के लिए चाहिए वहाँ पे मिल जाइए। नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, हिरन को पकड़ के लाया। फल खाने का मन कर रहा है, जंगल से तोड़ लिया, ठीक है। किसी को मारने का मन कर रहा है, चिड़िया पकड़ने का मन कर रहा है, आप जो मर्जी कर सकते हैं ना। तबीयत खराब होगा नहीं, अगर जब पर्यावरण साफ पर्यावरण में रहोगे तो आपका तबीयत खराब नहीं होगा। और भारत के जो संविधान के आर्टिकल 21 है वो भी कहता है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं इनको भी क्या मिलना चाहिए, एक साफ वातावरण पर्यावरण मिलना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार जगह जगह पे जंगल और जमीन लगा रही है। फिर देखते हैं ये जो पहाड़ी लोग हैं ये पूरे प्रदेश को अपने निजी भूमि मानते थे, यानी बपौती मानते थे। यानी जो भी पहाड़ के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वो क्या है, हमारी बपौती, यानी हमारी खुद की जमीन है। कौन लोग मानता था, पहाड़ी लोग ऐसा मानते थे। इनकी जो पहचान थी वो जो भूमि था उनसे इनकी पहचान थी। इनकी पहचान और जीवन किससे जुड़ी थी, इनकी जमीन से जुड़ी हुई थी। आज भी गांव वालों का जो पहचान है वो उनकी जमीन और उनकी पहचान से, उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो आज भी जो पहाड़ी लोग थे उनकी पहचान किससे जुड़ी हुई थी, भूमि से जुड़ी हुई थी। यानी लोगों को हटाना है तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ना प्रोजेक्ट बनते हैं बड़े बड़े, वहाँ के लोगों को हटाया जाता है तो वहाँ के लोग विद्रोह करते हैं, कहते हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना तो उस मिट्टी से हमारा लगाव हो जाता है। जैसे आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन सुना होगा, वहाँ से लोगों को जब माइग्रेट किया गया, हटाया गया, तो वहाँ के लोग जाने को तैयार नहीं थे। क्यों, उनकी जो पहचान और उनकी संस्कृति किससे जुड़ी होती है, भूमि से। तो पहाड़ी लोगों की भी जो चीज़ें हैं उनकी पहचान किससे जुड़ी है, भूमि से। ये लोग बाहरी लोगों के प्रवेश पे प्रतिरोध कहते हैं। कहते हैं जो पहाड़ी लोग हैं ये पूरी जमीन को तो अपनी बपौती मानते हैं, कहते हैं कि भैया इसमें किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी नया बंदा एंट्री मारेगा तो ये लोग क्या करते थे, उसका प्रतिरोध करते थे। प्रतिरोध मतलब विरोध करते थे कि भाई मत आओ इस फील्ड के अंदर, ठीक है। जैसे सुशांत सिंह मर गया बेचारा, किस मर में मर गया कि जो वहाँ के पुराने से पहले के लोग थे उसको, सुशांत को भाई आने नहीं दे रहे थे, इसीलिए हो सकता है, मुझे नहीं पता उसी कारण। फिर आता है इनमें सामूहिक एकता थी, यानी जिस प्रकार हमने जोतदारों के अंदर सामूहिक एकता थी वैसे पहाड़ियों लोगों के अंदर भी एक सामूहिक एकता थी। यानी सब लोग समूह में काम करते थे। अगर कहते हैं ना एकता में बल होती है, अगर एक पहाड़ी को कोई दिक्कत होती थी ना तो सारे पहाड़ी मिलकर उसका निदान, उसका क्या बोलते हैं, निदान करते थे, है ना, उसको सही करने का प्रयास करते थे। फिर आता है मैदानों में बार बार ये लोग हमला करते थे। ये क्या करते थे, मैदानों में, तो पहाड़ी में रहते थे ऊंचे स्थान पर, इनको किसी भी चीज़ की जरूरत है ना, जाओ अटैक करके लाओ। तो ये अटैक दो टाइप में करते थे। एक तो अकाल, इन पे जब समस्या होती थी, मवेशी नहीं है खाने पीने के लिए, अनाज नहीं है, तब करते थे एक समस्या में। दूसरा पावर में, दिखाने के लिए, दिखाने के मतलब कि शक्ति प्रदर्शन के लिए, हम केवल हथियार चलाना छोड़े हैं, भूले नहीं है। तो ये लोग अपनी शक्ति को दिखाने के लिए बार बार क्या करते थे, मैदानों में अटैक करते थे। जो गाँव, जो पहाड़ी था, राजमहल की पहाड़ियाँ, उसके आसपास जो गाँव थे उनमें अटैक करते थे। उस गांव में कौन रहता था, तो संथाल लोग रहते थे, साहूकार लोग रहते थे, जमींदार लोग रहते थे, भूमिहार लोग रहते थे। इन लोगों पे ये लोग कौन अटैक करता था, जो अपना क्या नाम है इनका, पहाड़ी लोग अटैक करते थे। फिर आता है जमींदारों द्वारा शांति खरीदना। आसपास के गाँव में कौन रहता था, जमींदार, उन पे कौन अटैक करता था बार बार, तो पहाड़ी लोग। अब जो गाँव के लोग थे ना, या जो जमींदार थे, अटैक किसके घर पे होता है, जिसके घर पे माल हो, तो माल किसके घर पे होगा, यानी पैसा वैसा किसके घर पे होता था, जमींदारों के घर पे होता था। तो जमींदारों के यहाँ अटैक करते थे। जमींदार लोग कहते थे भाई ऐसे मत करो, बार बार रोजी रोटी को क्यों लात मार रहे हो। तो ये लोग उनसे शांति खरीदते थे, यानी कि साहब हमें 20 लाख रुपए दे दो और कुछ महीने के लिए शांति बना के रखो। तो इस खरीद को क्या बोलते थे, खिराज बोलते थे। यानी जो शांति खरीदती थी, यानी कि शांति बनी रहे, वो क्या कहलाता था, खिराज कहलाता था। क्या बोलते थे उसको, हम खिराज कहते थे। जो रकम दी जाती थी उसको हम खिराज कहते थे। फिर आता है व्यापारियों से ये लोग पथकर लेते थे। व्यापारी जो इधर से उधर जाते थे, तो बीच में अगर जंगल पड़ रहा है तो अगर जाने का पार करना है
तो हमें पथकर दो, हमें टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर आप टैक्स नहीं देखो तो सामान छीन लेंगे, अगर आपने टैक्स दे दिया तो आपका सामान सही जगह पहुंच जाएगा। ये किसका काम था? ये सब पहाड़ियों का काम था। जो शांति होती थी लंबे समय तक नहीं चल सकते थे, है ना। देखिए एक जो प्यार होता है ना, म्यूचुअल प्यार होता है ना, तो काफी लंबे समय तक चलता है। लेकिन हित पे आधारित हो, यानी एक फायदे पे आधारित हो तो चलेगा नहीं, है ना। खरीदा हुआ प्यार कितना दिन चलेगा? नहीं चलेगा। तो खरीदी हुई शांति चल सकती थी, खरीदी हुई शांति भी नहीं चल सकती थी। तो ये लोग बार बार समझौता तोड़ देते थे या फिर अटैक कर देते। मेरी मन था अटैक कर दिया, ठीक है। अंग्रेज जो पहाड़ी लोग थे ना, अंग्रेजों की नजरों में बिल्कुल बेकार थे, बिल्कुल बेकार थे। कौन? पहाड़ी लोग। क्यों? ये हमेशा विद्रोह करते थे, अटैक करते थे, अंग्रेजों की बात नहीं सुनते थे, है ना। जैसे कई बार क्या होता है, आपकी विचारधारा को कई बार ना महत्व नहीं दिया जा सकता। हो सकता है कि आप भी अच्छे हो, तो पहाड़ी लोग अपने हिसाब से अच्छे थे, अंग्रेज लोग अपने हिसाब से अच्छे थे। लेकिन अंग्रेज जो थे वो पहाड़ियों के लिए अच्छे नहीं थे, पहाड़ी जो थे अंग्रेजों के लिए अच्छे नहीं थे। पहाड़ी लोगों भी थे, इनको शक की निगाह से देखते थे, कहीं गुलाम ना बना ले। वैसे ही जो अंग्रेज थे ना, इन भी शक की निगाह से देखते थे। किनको? पहाड़ी लोगों। कैसे? ये कहते थे ना, असभ्य हो तुम लोग। असभ्य यानी जो स्थापित समाज है, जो स्थापित समाज है, अगर उसके हिसाब से नहीं चल रहे हो तो क्या कहलाते हो आप? असभ्य कहलाते हो। तो ये कौन था? ये पहाड़ी लोग असभ्य थे। किनकी नजरों में? अंग्रेजों के। ये थे बर्बर। बर्बर का मतलब होता है कि मतलब हमला कर देना, किसी को लूट मार करना। इस प्रकार के लोग क्या बोलते हैं? बर्बर। जिनके अंदर मानवीयता की गुण खत्म हो जाती है ना, उनको हम बर्बर कहते हैं। कभी भी अटैक कर देना, क्रूर थे, मतलब हमलावर थे। इस प्रकार के ये लोग थे। किनकी नजरों में? अंग्रेजों की नजरों में। तो क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आता है 18वीं सदी के अंदर ना कृषि का विस्तार हो गया। 18वीं सदी के अंदर कृषि का विस्तार हुआ। तो विस्तार होने से क्या होगा? वन विनाश होगा। क्या होगा? वन विनाश, यानी जंगलों का कटाई होगा। यानी देखो हमारे पास जमीन तो क्या है? लिमिटेड है। मान लो 100 एकड़ जमीन है। कितना एकड़? 100 एकड़ जमीन है। इसमें चाहो तो तुम जंगल लगाओ या फिर खेती करो, यानी कृषि करो। अगर आप जंगल को काटते हो तो खेती बढ़ेगा, अगर आप खेती को कम करते हो तो जंगल बढ़ेगा। तो खेती का विस्तार हुआ, यानी इसको बढ़ाओगे तो जंगल हमें अल्टीमेट काटने ही पड़ेंगे। जब अल्टीमेट जंगल काटोगे तो पहाड़ी लोग किस पे निर्भर है? जंगलों पे। तो क्या हो जाएंगे? थोड़ा और पीछे हो जाएंगे, यानी उनके लिए जो जमीन है, स्पेस है, कम हो जाएगा। फिर आता है शिकार बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिकार। अब सारे खेत वगैरह काट दोगे, मतलब सॉरी खेत कह रहा हूँ, मतलब जितने आप जंगल है उसको काट दोगे, जो जानवर है वो अपने छत पे थोड़ी रहेगा, वो कहाँ जाएगा? वहां से माइग्रेट कर जाएगा। लेकिन पहाड़ी लोग तो वहीं रहेंगे, तो उनका शिकार क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जब शिकार बंद हो जाएगा उनका दिमाग खराब होगा। किसी को हिरण खाने का मन हुआ, हिरण मिला ही नहीं, वो अंग्रेज को पकड़ेगा, फिर कहेगा अच्छा बेटा तुम ही आओ इधर, तुम्हारा ही शिकार होगा। फिर आता है, इससे फायदा हुआ अंग्रेजों को। किससे फायदा हो रहा है? कृषि से विस्तार हो रहा है तो शिकार बंद हो जा रहे हैं, तो राजस्व में फायदा हो रहा है। किसको? अंग्रेज को। यानी जब खेती बढ़ेगा तो उससे इनकम आएगी, किसको आएगी? अंग्रेज को आएगी। फिर आता है निर्यात, इससे बढ़ गया, यानी अनाज के जो उपज थे, सरसों हो गया, तंबाकू हो गया, बहुत सारी जो चीजें थी, संताल लोग बेसिकली यहाँ पे खेती करते थे। तो उपज जब बढ़ता था तो इनसे काफी व्यापार होता था, तो निर्यात में वृद्धि होती थी। तो निर्यात में जब वृद्धि होगी तो फायदा किसको होगा? अंग्रेजों को फायदा होगा। फिर आता है चारागाह खत्म हो गया। चारागाह एक ऐसी भूमि होती है, ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं, जहां पर पशुओं को चराया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? चारागाह बोलते हैं। चारागाह धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। चारागाह धीरे धीरे खत्म। कृषि का विस्तार करोगे तो हर चीज खत्म होगा, चारागाह खत्म होगा, वन विनाश होगा। फिर आता है संथाल लोगों का आगमन हो चुका था। क्या था? संथाल लोगों का आगमन हो चुका था। संथाल लोग थे ना, माइग्रेटरी बंदे थे, है ना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को आने वाले थे। तो इन्होंने जब आया तो इन्होंने, जैसे पहाड़ी लोग कुदाल का प्रयोग करते थे और जो संथाल थे वो हल का प्रयोग करते थे। इनको कृषि विस्तार में मजा आता था, यानी इन्होंने खेती बाड़ी किया। अस्थायी जीवन कौन जीने लगा था? संथाल लोग जीने लगे थे, ठीक है। तो इनसे किसको नुकसान पहुंचने लगा था? पहाड़ी लोगों को दिक्कत होती थी। और संथालों से और अंग्रेजों से दिक्कत किसको थी? पहाड़ी को, ठीक है। और संथालों को और अंग्रेजों को किससे दिक्कत थी? तो पहाड़ी से। इस प्रकार की चीजें थी, यानी एक तरफ समझ लो पहाड़ी है, क्या है? पहाड़ी। इधर कौन है? संथाल और अंग्रेज। कौन है? अंग्रेज। पहाड़ी को किससे दिक्कत है? संथाल और अंग्रेज से। संथाल और अंग्रेजों को किससे दिक्कत है? पहाड़ी से। इस प्रकार काम चल रहा था। फिर आता है कि रिजल्ट क्या हुआ इसका? आपका कृषि विस्तार हुआ, आपका इतना फायदा हुआ, तो पहाड़ी लोगों को गुस्सा आएगा कि हमें साहब क्या मिला। तो इनसे झगड़ा बढ़ गया, इनसे झगड़ा बढ़ गया। अंग्रेजों को भी पकड़ के धोते थे ये लोग, और संथालों को भी पकड़ के बार बार धोने लगे। उसके बाद क्या हुआ? हमला बढ़ गया, बार बार ये लोग हमला कर देते। पहाड़ी लोग क्या करते थे? गुस्से में कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। तो अब पहाड़ी लोगों का जीवन दुश्वार हो रहा था, तो लोग क्या कर रहे थे? गांवों पर, संथालों पर, अंग्रेजों पर, जमींदारों पर ये लोग क्या करते थे? बार बार
अटैक करते थे, उनकी पशु छीन लेना, उनकी फसल को उठा के ले जाना, इस प्रकार के काम कौन करने लगा? पहाड़ी लोग करने लगे। उसके बाद क्या किया? पहाड़ियों पर नियंत्रण रखना आसान नहीं था। पहाड़ी लोग तो एक तो पहाड़ों में रहते थे, जंगल का शेर थे वो लोग, है ना। एक मूवी थी बागी 2 या बागी 3 है, उसमें कहता है ना उसको इस जंगल में पकड़ना नामुमकिन है। क्यों? उस जंगल में ही रहता था वो, मतलब हीरो टाइगर श्रॉफ, है ना। तो ये लोग जो पहाड़ी लोग कहाँ रहते हैं? पहाड़ियों पर रहते हैं, और इनको वहाँ पे पकड़ना आसान नहीं। आप मछली को पकड़ लोगे पानी में, नहीं पकड़ पाओगे, और मछली हमें जमीन में पकड़ लेगी, नहीं पकड़ पाएगी। उस पर नियंत्रण रख सकते हो? नहीं। तो पहाड़ी लोगों को नियंत्रण पे रखना बहुत मुश्किल था, इधर से उधर चले जाते थे लोग। फिर आता है कि अब बदला तो अंग्रेज भी लेंगे, बदला तो अंग्रेज भी लेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया? शिकार प्रतिबंध कर दिया। बोला कोई शिकार नहीं होगा, कोई भी शिकार नहीं होगा, जानवर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जानवर को आप लोग नहीं मार सकते। फिर इन्होंने दमन के कानून अपनाए। दमन का मतलब उनका शोषण किया, उनको पकड़ के मारा, ऐसे मौत मारते थे कि बंदा सामने वाला डर जाए। मान लो एक संथाल को पकड़, सॉरी एक पहाड़ी को पकड़ लिया, इसको तोप से उड़ा दिया। अब जितने भी पहाड़ी होंगे ना डर जाएंगे, भैया इतना कुत्ते की मौत मार रहा है, कौन लड़ेगा इनसे। ठीक है, तो डर बैठाने के लिए कई बार इतना मारते हैं। पुलिस वाले इतना मारते क्यों है? तो इतना चिल्लाते हैं, मारते हैं इसलिए ताकि सामने वाला डर जाए, 2-4 बंदे और डरे। फांसी देने का यही तो मकसद है। एक को फांसी मिलती है, 20-25 सुधर जाते हैं। हमारे क्लास में देख लो, अपने क्लास में मैडम या सर एक को मारते, पूरी क्लास शांत, है ना। तो वो लोग दमन की नीति अपनाते हैं। और इन्होंने सरदार या फिर जो मुखिया होते थे, पहाड़ी लोगों के सरदार होते थे, इनको इन्होंने वेतन देना शुरू कर दिया। इन्होंने बोला कि साहब कंट्रोल करो, और जो मुखिया है उसको पैसा ये लोग देते थे। जब पैसा लेंगे तो ये किसके गुलाम बन जाते थे? ये अंग्रेजों के वफादार बन जाते थे, गुलाम बन जाते थे। लेकिन सब सरदार एक जैसा नहीं था, सब सरदार एक जैसा नहीं था। कुछ सरदारों ने क्या किया? इसका विरोध किया, उन्होंने पैसा नहीं लिया और वो लोग अटैक करते रहे। जिन्होंने पैसा लिया वो अटैक भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, उनको वेतन भोगी कहा जाने लगा, और इनकी समाज में इज्जत डाउन हो गई। किनकी? जिन्होंने पैसा लिया था, जो इनकी पावर थी, रुतबा थी, वो खत्म हो गया। और जिन्होंने पैसा नहीं लिया वो बागी कहलाए, तो ही तो मेरा असली हीरो है, इस प्रकार के। ठीक है, फिर आता है लेकिन कुछ सरदारों ने मना कर दिया। अब हम देखेंगे अगला संथाल। ये क्या था? हमने किसको देखा? पहाड़ियों को देखा। पहाड़ी कृषि के लिए क्या प्रयोग करते हैं? कुदाल। पेपर में आता है, जब CUT के पेपर में जाओगे ना देने, उसमें आएगा ये कि ये जो पहाड़ी लोग थे किसका प्रयोग करते थे? तो कुदाल का प्रयोग करते थे। तो अब देखते हैं संथाल। क्या देखते हैं? संथाल। संथाल क्या थे? एक जनजाति था। संथाल क्या था? एक प्रकार का जनजाति था। ये क्या था? अगुआ बाशिंदे। अगुआ बाशिंदे का मतलब होता है कहीं से आकर बस जाना। जैसे मान लीजिए आप कहीं रहते हैं, आप कहीं रहते हैं, तो क्या होगा आपके साथ? तो या तो आप वहीं के होंगे या फिर आप कहीं से आके बसे होंगे। जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, ठीक है, ये सब क्या है? यहाँ पे नए नए जगहों के लोग आकर बस गए हैं। जब ये नए नए लोग बस जाते हैं तो क्या होता है? जो वहाँ के पुराने लोग होते हैं वो थोड़े से नाराज हो जाते हैं, थोड़े से नाराज हो जाते हैं। जैसे आपने बार बार देखा होगा कि बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों को बार बार मार कर भगाया जाता है। कहाँ से? महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र सोचते हैं कि मराठा फॉर मराठी, यानी मराठी मानुस वाले विचार रखते हैं। कौन लोग? मराठी लोग रहते हैं। वैसे ही पहाड़ी लोग भी कहते थे कि भाई जो पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है राजमहल की, वो किसके लिए है? पहाड़ियों के लिए। तुम तो आगे हमारे को लूट रहे हो। कौन? संथाल लोगों के बारे में उनकी ऐसी सोच थी। और ऊपर से अंग्रेज भी उनको परेशान करते थे। तो 1810 में बुकानन ने यात्रा करी। किसकी? राजमहल पहाड़ियों की यात्रा करी। वहाँ पे एक पहाड़ी का नाम है, ये भी किसका हिस्सा है? राजमहल पहाड़ियों का ही हिस्सा है, गुंजुरिया पहाड़ी। क्या है? गुंजुरिया पहाड़ी। जैसे मान लो आप किसका एग्जाम्पल दें? माउंट एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट किस पहाड़ी का हिस्सा है, यानी किस पर्वत का हिस्सा है? तो हिमालय पर्वत का हिस्सा है। जैसे कंचनजंगा किसका है? ये हिमालय पर्वत का हिस्सा है। वैसे ही जो गंजूरिया पहाड़ी है वो किसका था? तो राजमहल पहाड़ी के हिस्सा था ये भी। फिर आता है ये जमीन का काया पलट हो गया। ये कौन लिखता है? ये बुकानन लिखता है कि जमीन का क्या हो गया? काया पलट हो गया। यानी काया पलट का मतलब बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे मान लीजिए एक गांव इधर है, एक गांव इधर है, दोनों समृद्ध गांव है, लेकिन क्या होगा? नदी पे कोई पुल नहीं है तो दोनों गांव का विकास नहीं हो सकता। लेकिन आप एक पुल बना दो तो विकास हो सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जमीन का यहाँ पे क्या हो गया? काया पलट हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। क्या हो गया? ये मानव श्रम से हुआ। क्या हुआ? मानव श्रम से। वो मानव कौन थे? तो संथाल लोग थे। कौन थे? संथाल लोग थे वो मानव, जिन्होंने क्या किया? इस भूमि को, खराब भूमि को किस में कन्वर्ट कर दिया? आपको हरियाली में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप देखते होंगे पंजाबी जो लोग होते हैं ना, कनाडा जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कनाडा जाते हैं, और उनको कनाडा में काफ़ी इज्जत मिलती है। कनाडा एक समय में पूरा बंजर था, खाली जगह था, लेकिन पंजाब के लोगों ने जा के वहाँ पर क्या कर दिया? पूरा उसको समृद्ध और इतना शक्तिशाली बना दिया। अगर कभी कनाडा का इतिहास लिखा जाएगा तो पंजाब का भी इतिहास उसमें लिखा जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो पंजाबी लोग थे उन्होंने जाके क्या किया?
कनाडा को एक देश बनाया, वरना अंग्रेज तो कुछ कर ही नहीं पाते वहाँ पे। पंजाबियों ने बहुत मेहनत किया है कनाडा को आज कनाडा बनाने में, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो वहाँ पे सरसों और तंबाकू उच्च क्वालिटी का होता था, ठीक है। इसी किसने किया, संथालों ने इसे इतना बढ़िया किया। और इस भूमि को दामिन ए कोप बोलते थे, जो राजमहल की पहाड़ी थी जहाँ पर संथाल लोग रहते थे। किन्होंने दिया था ये जमीन, तो अंग्रेजों ने दिया था, किसको, संथाल लोगों को रहने के लिए। तो इनको बोलते थे दामिन ए कोप बोलते थे। फिर आता है जमींदार और अंग्रेजों के सहयोग से ये इतना बढ़िया जमीन बन पाया। जमींदार और अंग्रेजों का जमीन था, मदद मतलब मेहनत कौन कर रहा था, तो मजदूर बन के मेहनत कौन कर रहा था, संथाल लोग अपना मेहनत कर रहे थे। उन्होंने इतना अच्छा जमीन बना दिया। संथाल अस्थायी रूप से वहाँ पे क्या हो गए, जाके बस गए। अब कहीं पर भी आप अस्थायी रूप से बसोगे ना, तो उसको आप बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास करोगे। जैसे मान लो मेरे एक कमरे का घर है, अगर मैं किराए पे हूँ तो छोड़ना यार, पेंट टूट रहा है, मेरे को क्या ही लेना देना। लेकिन वो मैंने खरीद लिया है, फिर वहाँ मेरे को ये पता लग गया कि मेरे को यहीं हमेशा रहना है, तो उसको मैं मॉडिफिकेशन कराऊंगा, उसको और अच्छे से चीज़ें कराऊंगा। ये संथाल जो जंगलों को साफ किया, इन्होंने जंगलों को काटने में कोई दया मरम नहीं रखते थे। और किसका प्रयोग करते थे, तो लोग हल का प्रयोग करते थे। संथाल लोग हल का प्रयोग करते थे। इन्होंने जंगलों को साफ किया। जंगलों को साफ करोगे तो खेती का विकास होगा। अब देखना भारत में जंगल कम हो गए, क्यों कि एक जगह में पूरा जंगल जंगल होता होगा, मुझे नहीं पता, था पूरा जंगल ही जंगल। लेकिन लोगों ने क्या किया, काट काट के उसको खेती के लिए जमीन हमने बढ़ा दिया। आपने ब्राज़ील का नाम सुना है, वहाँ पे एक जंगल है, फॉरेस्ट है, उसका नाम है अमेजन फॉरेस्ट। वहाँ पे देखना हमेशा आग लगती रहती है। तो एक ना रिपोर्ट आई थी हाल फिलहाल में, मैंने पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो अमेजन फॉरेस्ट है, यानी अमेजन का जो जंगल है, वहाँ पे इसलिए बार बार आग लगती नहीं, लगाई जाती है। क्यों, ताकि जंगल वहाँ जल जाएंगे, और उससे क्या होगा, जब जंगल जल जाएंगे तो कृषि का विस्तार होगा। तो हो सकता है कि ब्राज़ील की सरकार का एक नीति भी हो, हिडन नीति हो सकता है, ठीक है। तो उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था। तो इन्होंने जंगलों को साफ किया, कृषि का विस्तार किया। और कृषि करने के लिए किसका प्रयोग करते थे, हल का प्रयोग करते थे। वैसे पहाड़ी लोग किसका प्रयोग करते थे, तो कुदाल का प्रयोग करते थे। फिर आता है संताल विस्तार हुआ, संतालों का विस्तार हुआ। अब बंदा क्या हुआ, 1838 के अंदर ये यहाँ पे 40 गांव थे। कितने गांव थे, 40। इनकी पॉपुलेशन कितनी थी, 3000, पॉपुलेशन 3000। अब उनके शादी ब्याह होंगे तो बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो 1851 के अंदर, यानी 13 सालों के अंदर, नहीं 13 सालों के अंदर गांवों की संख्या कितने हो गई, 1473। लगभग कितना गुना बढ़ गया, ये 20 गुना बढ़ गया है ना, 20-30 गुना। फिर आता है यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो 82,000 हो गई। कितनी हजार हो गई, 82,000 हो गए। सोचो कितने बड़े लेवल पे काम हुआ होगा, है ना। फिर आता है रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इन संथालों ने इतने अच्छे काम कर दिया, किसके लिए, अंग्रेजों और जमींदारों के लिए। लेकिन बुरा किसके लिए कर दिया भाई, ये जो अपना पहाड़ी लोग थे उनके लिए बुरा कर दिया। क्या हो गया, संथाल वर्सेस पहाड़ी फिर से फाइट होनी शुरू हो गई। संथाल वर्सेस पहाड़ी फाइट होनी शुरू हो गई। पहले किससे हुआ था, तो अंग्रेजों से हुआ था। अब कौन आ गया था नया प्लेयर, तो संथाल लोग आए थे। अब संथालों से भी इनकी फाइट होगी। अब जैसे ही संथाल लोग आगमन किए पहाड़ी वाले क्षेत्रों में राजमहल के, तो इनकी लड़ाई और बढ़ गई। क्या हुआ कि जो बंजर भूमि था ना, वो पहाड़ियों को मिला, क्योंकि उपजाऊ भूमि पर किसने कब्जा जमा लिया, अंग्रेज, जमींदार और संथालों ने कब्जा जमा लिया। जहाँ पर खेती कौन करता था, संथाल लोग खेती करते थे, और अंग्रेज लोग महल में बैठ के मजे मारते थे। इनको क्या मिला, बंजर भूमि मिला। हालांकि वो लोग खेती नहीं करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो झूम खेती करते थे उसके लिए भी इनके पास जमीन नहीं होता था। बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, बड़े गुस्सा में रहते थे, बस संथाल मिल जाए फाड़ देंगे उसको, है ना। फिर आता है शुष्क भूमि। शुष्क भूमि का मतलब होता है सूखा भूमि। क्या होता है, सूखा भूमि, जिसके अंदर नमी नहीं होती, जहाँ पर अच्छे से खेती नहीं हो सकता, उसको हम शुष्क भूमि कहते हैं। मरुस्थल टाइप के, है ना, पहाड़ी टाइप के, बंजर टाइप की भूमि को हम शुष्क भूमि कहते हैं। जैसे राजस्थान देखोगे, भारत के अंदर क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन उसकी भूमि कैसी है, शुष्क है, यानी सूखी हुई है, ड्राई भूमि है। वहाँ पे खेती हो सकती है, नहीं हो सकती। यानी अधिकतर जो पार्ट है राजस्थान का, वहाँ पे खेती नहीं होती। क्यों, उनकी भूमि कैसी है, शुष्क है और बंजर है। फिर आता है, अब बेचारे संत जो पहाड़ी लोग थे पहले से गरीब थे, और भी गरीबी हो गया। कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। पहले से गरीब थे ही, संथाल लोग आकर उनको और भी गरीब कर दिए। फिर आता है, अधिकतर जमीन जो था वो दामिन को एक का हिस्सा बन चुका था, और जो दामिन एक को था वो किसका था, वो संथालों की भूमि थी। और कहते हैं संथालों के बारे में, जो दामिन एक को थे उनकी ऐसी इतिहास है कि जो दामिन एक को था, इनका अंतिम डेस्टिनेशन था। ये लोग पूरी जिंदगी भटकते रहे, और इनको जब जमीन मिला तो इनको लगा कि अपनी यात्रा जो है पूरी हो गई, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मोक्ष समझते हो, पता करना टीचर से क्या होता है मोक्ष।
फिर आता है शिकार की समस्या। जब कृषि विस्तार होगा, जंगलों को काटोगे तो शिकार की समस्या होगा, क्योंकि शिकार तो गायब हो जाएंगे ना, वहाँ से हिरन खत्म हो गया, सुअर खत्म हो गया, गधा खत्म हो गया, जो भी जानवर आप मार के वो लोग खाते होंगे वो खत्म हो गया होगा। तो पहाड़ी लोग ऐसे भी गुस्सा होंगे, यार अपना रात को मतलब इतना बढ़िया से बिरयानी बनती थी, बिरयानी नहीं बन पाएगी उनकी यार। ठीक है। संथालों का अस्थायी जीवन, संथाल जो होते थे अस्थायी रूप से रहते थे, लेकिन पहाड़ी लोग मस्त मोला, खाया पिया पचाया घूमा, जिंगा लाला किया, दारू पिया, सो गया। लेकिन ये संथाल लोग वहाँ पे आराम से रहते थे बीवी बच्चों के साथ। इनको देखकर पहाड़ी लोग खुश नहीं थे, पहाड़ी लोगों को देखकर संथाल लोग खुश नहीं थे। संथालों द्वारा वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा दिया गया। क्या किया? वाणिज्यिक कृषि। अब देखिए, पहले मैंने बताया जो पहाड़ी लोग थे वो जीवन निर्वाह खेती करते थे या झूम खेती करते थे, लेकिन जो संथाल है वाणिज्यिक कृषि करते हैं। वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है जब आप उत्पादन स्वयं के लिए ना करें, यानी अपने लिए ना करें, बाजार के लिए उत्पादन करें, उसे हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। तो भारत में संथालों ने क्या किया? वाणिज्यिक खेती किया, यानी बड़े पैमाने पे उत्पादन किया। जैसे एक छोटा सा किसान है, मान लो उसके पास 1 बीघा जमीन है, तो कौन सा खेती करता है? जीवन निर्वाह खेती करता है, यानी अपने लिए करता है। लेकिन किसी के पास 20 बीघे जमीन है या 20 एकड़ जमीन है या 100 एकड़ जमीन है, तो क्या करता है? वाणिज्यिक खेती करता है, यानी जो प्रोडक्शन करता है वो अपने लिए ना करके मार्केट के लिए जब आप प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसको हम वाणिज्यिक खेती कहते हैं। और ये किसने किया? तो आपका संथाल लोगों ने किया। फिर आता है संथालों की समस्या क्या हो गई। अब संथाल लोगों की भी परेशानी, कहते हैं ना आप एक चीज को पीछे छुड़ाओगे ना दूसरा आ जाएगा। संथाल लोगों ने किसको परेशान किया? हटाया ये पहाड़ी लोगों को। अब पहाड़ी तो चले गए, खत्म हो गया मैटर उनका। अब बेचारे संथालों की भी समस्या शुरू हो चुकी थी। अब संथालों की कैसी समस्या शुरू हुई? जमीन जो था दामिन एको था और राज्य का था। किसका था? राज्य का, यानी अंग्रेजों का और जमींदारों का। ये यहाँ पे तो सिर्फ मोहरे थे और काम करने वाले थे। कौन? संथाल लोग। कर की वृद्धि कर दी गई, बोला कि भैया अब आपको टैक्स देना पड़ेगा जमीन पे। इनका माथा खराब, यार इतना अच्छा काम हम किए हैं और हम टैक्स दें, ठीक है। तो इनका दिमाग खराब। किसका? संथालों का। फिर जो साहूकार होते थे इनको दीकू, दीकू का मतलब होता है बाहरी लोग। दीकू का मतलब क्या होता है? बाहरी लोग। साहूकार जब इनको पैसा देते थे कर्जे पे, ब्याज पे, तो इनकी जमीन को हड़प लेते थे। जब पैसा कोई संथाल चुका नहीं पाता था, इनकी जमीन को हड़प लेना, इनकी मुर्गी को उठा के लेके चला, बकरी को लेके चले जाना, गाय को लेके चले जाना, जो भी इनका जानवर होता था, मवेशी होता था, जो अनाज होते थे, वो कौन उठा के ले जाता था? साहूकार या फिर जमींदार उठा के लेके चला जाता। इनको ये लोग दीकू बोलते। दीकू का मतलब था बाहरी लोग। और इनकी जमीन पे कौन कब्जा करता था? जमींदार या साहूकार कब्जा कर लेता था। भैया इनको बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। अब कहेंगे बदला तो लेना ही पड़ेगा। अब संथालों की सोच ना बदल चुकी थी। संथाल लोग सोचते थे कि एक आदर्श संसार की स्थापना की जाएगी, है ना। आदर्श संसार एक ऐसा संसार होता है जहाँ बिल्कुल भेदभाव नहीं होता, सब लोग खुशी से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं ना, हंसी खुशी हर जगह होती है, अच्छाई ही अच्छाई होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? आदर्श संसार बोलते हैं, जिसको हम प्यार से कहते हैं सपनों का शहर। क्या बोलते हैं? सपनों का शहर को आदर्श संसार बोला जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा कि राम राज्य की स्थापना करेंगे, वो भी क्या एक आदर्श है ना, जहाँ बड़े की छोटे की सम्मान हो, सबको रोजगार मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? आदर्श संसार बोलते हैं। फिर आता है संथालों की सोच क्या थी? दूसरे में स्वयं का शासन हो। यार बहुत अब हुआ यार, अंग्रेज लोग शासन कर रहे हैं, जमींदार शासन कर रहे हैं, अपना भी तो शासन हो। कहते हैं ना अपना भी तो घर हो एक शहर में, यानी स्वयं का शासन भी तो हो। कहाँ पर? अपने जमीन पे, अपने लोगों पे हम लोग राज करें, इस प्रकार के। उनको मुक्ति चाहिए था, यानी मुक्ति चाहिए था किससे? अंग्रेजों से। बोले कि अंग्रेजों का बहुत हो गया यार, अब नहीं कर सकता, है ना। साहूकारों से मुक्ति चाहिए थी, जमींदारों से मुक्ति चाहिए थी, और दूसरे पहाड़ी लोग थे इनसे भी मुक्ति चाहिए थे। लोग परेशान करते थे, जमीन हड़प ले जाते, शिकार कर जाते थे इनका, मतलब इनके जो मवेशी छीन लेके जाते थे। ये सब परेशान थे। कौन लोग? संथालों ने कहा कि अब तक कुछ तो करना पड़ेगा, गेम तेरा बजाना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने संथाल विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह का मतलब होता है जब आप देश के खिलाफ हथियार उठा लें। क्या हो जाए? हथियार उठा ले, तो क्या कहते हैं? विद्रोह कहलाता है। कब हुआ? 1855 से लेके 56 तक, लगभग 1 साल तक ये विद्रोह चला। कहाँ पर? भागलपुर और बीरभूम जिला में। जो भागलपुर है ये बिहार में है, जो बीरभूम है ये कहाँ पर है? ये आपका झारखंड के अंदर है। कहाँ है? झारखंड के अंदर है। जो बीरभूम जिला है ये अपने मिनरल्स के लिए, यानी खनिजों के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। पता करना कौन कौन से खनिज मिलते हैं, ठीक है। इसके नेता थे। अब कुछ संथालों के नेता भी तो होंगे, विद्रोह करना है, लड़ाई करना है, तो एक नेता भी तो होना चाहिए, यानी सेनापति तो होना चाहिए जिसको लीड करे, आगे क्या करना है। देखते हो ना क्रिकेट मैच में भी क्या होता है? एक आपका लीडर होता है जिसको हम कैप्टन कहते हैं। आपके स्कूल में आपका कैप्टन कौन है? आपका प्रिंसिपल है, पूरे स्कूल को चलाता है, प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इसमें सिद्धू माझी थे। पहला क्या थे? सिद्धू माझी। दूसरा कौन थे? कानू माझी। क्या थे? कानू माझी। और उन्होंने विद्रोह किया, लेकिन ये असफल रहा। क्या रिजल्ट? असफल, यानी ये बेचारे हार गए, इनका दमन कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे हम बुकानन की यात्रा।
ठीक है। अब हम देखते हैं बुकानन की यात्रा। क्या देखते हैं? बुकानन की यात्रा, यानी बुकानन का विवरण। विवरण का मतलब होता है उसमें किसने, बंदे ने क्या लिखा है। पहला बात है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, एक अधिकारी था। अधिकारी मतलब ऑफिसर था। जब ये यात्रा करने जाता था ना, तो ये नहीं था फूड ब्लॉगर की तरह, हाय गाइस मैं पहुंच गया हूँ राजमहल की पहाड़ियों में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आदिवासी हैं, ऐसा नहीं था। इसके साथ नक्शा बनाने वाले चलते थे साथ में। क्या थे? नक्शा बनाने वाले भी साथ में चलते थे। सर्वेक्षक चलते थे। सर्वेक्षक वह व्यक्ति होता है जो देखता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है ना, उसको हम सर्वेक्षक बोलते हैं। इसके साथ सहायक होते थे, है ना, क्लर्क होता था, लिखने वाला होता था, बोलने वाला, मनोरंजन वाला, पूरा एक दल के साथ जाते थे। जैसे राजा महाराजा पहले शिकार पे जाते थे ना, तो पूरा अपने साजो समाज के साथ निकलते थे। वैसे ही बेचारा ये यात्रा करता था बुकानन, तो ये करता था। अब कंपनी जो थी ना, इनको खर्चा देती थी कि भाई जाओ तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। खर्चा कौन देता था? इसको ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी। उसके बाद कंपनी बताती थी आपको क्या देखना है और आपको क्या खोजना है। अपने मन से नहीं करना गए और आप किसी लड़की के प्यार में फंस गए, नहीं। आपको क्या देखना है और क्या खोजना है, ये कौन तय करता था? ये कंपनी तय करते थे। वही काम बुकानन करता था। बुकानन इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट आदमी था। वो एक वैज्ञानिक भी था, बहुत सारी चीज़ें था उसके, हर चीज़ की उसके पास नॉलेज थी, यानी मल्टी टैलेंटेड बंदा था, यानी कुछ भी कर सकता था वो, है ना। फिर बुकानन को का भेजने से क्या फ़ायदा हुआ कंपनी को? तो उसने लोह खनिज की खोज करी। फिर अभ्रक की, अभ्रक एक प्रकार का अधातु होता है जिसको बिजली में प्रयोग किया जाता है। ये प्रतिरोध क्षमता किसी चीज़ की बढ़ाता है, ठीक है। ये अभ्रक होता है। पत्थरों की खोज की, ग्रेनाइट वगैरह की, है ना, कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग हो सकता है। इसी ने वहाँ की लोह प्रगलन का मतलब होता है लोहे की जो मेल्टिंग है, पिघलाते कैसे हैं, इसको वहाँ की जो स्थानीय विधि था लोकल में कैसे बनाते हैं, उसको इसने देखा और सीखा। लेकिन बुकानन की जो सोच थी ना, वो एक कदम आगे थी। बुकानन की सोच एक कदम औरों से आगे थी। वो एक कदम आगे की सोचता था। वो देखता था इस चीज़ का कहाँ पे प्रयोग हो सकता था, वो फसल यहाँ पे कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, कौन सा फसल के लिए अच्छा है, कौन से फसल नहीं हो सकता। वो देखता था यहाँ पे कौन से पेड़ लगाए जा सकते हैं, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं। जो चीज़ मिला है उसका वाणिज्यिक प्रयोग कैसे हो, उसको मार्केट में कैसे उतारा जाए, इस प्रकार की सोच कौन रखता था? अपना बुकानन भाई रखता था। वो देखता था यहाँ पे उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। उत्पादन जब बढ़ेगा तो किसको फायदा होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फायदा होने वाला था। और ये अपना जो ये थर्ड पार्ट था वो खत्म हुआ, ठीक है। बुकानन का यही विवरण था। पूछता है कि बुकानन कौन था, तो उसके बारे में ये लिख दीजिए, ठीक है। ये था, ठीक है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट 4 पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में। तो यानी चैप्टर को देखने से मतलब पढ़ने से पहले या तो वीडियो देखें या पढ़ने के बाद वीडियो जरूर देखें, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई, ठीक है। उपनिवेशवाद और देहात का चैप्टर पार्ट नंबर 4 है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 10, ठीक है। कि पहले क्या है? बम्बई और दक्कन। दक्कन का मतलब होता है भारत का दक्षिणी इलाका। क्या होता है? भारत का दक्षिणी इलाका। सपोज करिए अपना प्यारा भारत है, ये क्या है? प्यारा भारत। ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, नीचे, ये वाला नीचे वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं दक्कन। क्या होता है? दक्कन। दक्कन का मतलब होता है दक्षिण। दक्षिण भारत को ही क्या बोला जाता है? दक्कन बोला जाता है। और आपने पढ़ा होगा दक्कन का पठार, आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। तो दक्कन का मतलब क्या है? भारत का दक्षिणी इलाका, उसको हम क्या बोलते हैं? दक्कन बोलते हैं, ठीक है। अब जो बम्बई है ना, दक्कन में तो आता है, यानी दक्षिण में तो है ही है। उसके बाद ये क्या है? भारत के पश्चिम प्रांत में भी है, मतलब पश्चिम वाले हिस्से में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन है? बम्बई है। कौन है? बम्बई। जो बम्बई आज देख रहे हैं हम, महाराष्ट्र देख रहे हैं ना, ये पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, आज ये बहुत छोटा हो चुका है। क्योंकि जो गुजरात राज्य है 1960 के अंदर गुजरात था, वो महाराष्ट्र से अलग होकर एक राज्य बना। तो बम्बई का मतलब है गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर क्या बनता है? बम्बई बनता है। और दक्कन मतलब दक्षिण वाला हिस्सा। फिर आता है लेखा बही, जला देना। बही क्या होता है? डायरी। क्या होता है? डायरी। अब सपोज करिए मेरे पास 20 स्टूडेंट पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 20। किसी से मान लो 200 लेना है, किसी से 100 रुपये लेना है, किसी से 50 रुपये लेना है, किसी से 500 लेना है, ऐसे लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि मैं 2-3 बच्चों को जान सकूं कि मुझे इससे इतने इतने रुपए लेने हैं। क्या मैं 20 बच्चों को याद कर पाता हूं? नहीं। तो मैं एक डायरी में लिखूंगा। कहाँ लिखूंगा? एक डायरी के अंदर लिखूंगा। अगर मान लो उस बही को, मतलब जो डायरी है, खो गया या किसी ने जला दिया या किसी ने फाड़ दिया, क्या मैं उनसे पैसे ले पाऊंगा? तो नहीं ले पाऊंगा। साहूकारों ने किसको पैसे दिए थे? किसानों को पैसे दिए थे, है ना। अब इन्होंने क्या किया? गुस्से में आकर के जो जो अपना बही था, मतलब डायरी था, उसको इन्होंने जला दिया। अब के जो साहूकार थे उसके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। तो ये घटना सबसे कहाँ पहले घटी? पूना के अंदर। पूना के अंदर एक जगह है सुपा।
क्या है, सूपा के अंदर ये सबसे पहले घटना घटती यहाँ से स्टार्ट होती है और इसका जो फैलाव है वो पूना से लेके अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात के अंदर, कहाँ है, गुजरात के अंदर, यानी मुंबई से ये पूना तक, ये मतलब अहमदाबाद से पूना तक ये घटना फैल जाती है। घटना की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सूपा से। जो सूपा कहाँ पर है, पूना के अंदर है। जो किसान थे ना वो साहूकारों के खिलाफ थे, जो किसान थे साहूकारों के खिलाफ थे। किस लिए खिलाफ थे, मतलब उनके साथ इन्होंने बुरा किया था, मतलब टैक्स तो ये नहीं लेते थे, कर्ज जो था ना वो बढ़ा दिए थे, कर्ज का रेट बढ़ा दिए थे, जो ब्याज लेते थे काफ़ी ज़्यादा लेते थे, इनकी संपत्ति को हड़प लेना, जमीन को हड़प लेना, साहूकार इस प्रकार के काम करते थे। किसानों ने भी सोचा कि बदला लेकर मिलेगा तो हम लेंगे, है ना, सबका बदला लेगा तेरा फैसल, है ना। तो किसानों को ये बात पता चल गई, तो उन्होंने क्या किया, जो बही खाता था उसको उन्होंने जला दिया। रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दूसरा था साहूकारों को पकड़ के इन्होंने पीटा। क्या किया, साहूकारों को किसानों ने पकड़ के पीटा। दूसरा था लूटना, उनके सामान वगैरह लूट लिए, गोदाम लूट लिए। किन्होंने, किसानों ने लूट लिए। साहूकारों के खिलाफ किस लिए होते, इन्होंने साहूकारों ने इनसे काफ़ी ब्याज लिया था, इनके जमीन को हड़प लेना, इस प्रकार के इन्होंने काम किए थे। तो इन्होंने बदला लिया, किन्होंने, किसानों ने। किस प्रकार, उनकी बही खाता जला देना, उनको मारना पीटना लूटना, ये सब। अब ऋण पत्र क्यों जलाए थे, मैंने बता दिया कि ताकि रिकॉर्ड ही खत्म रहे, यानी रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर आता है डेविड रिकार्डो। कौन है, डेविड रिकार्डो है। डेविड रिकार्डो एक इकोनॉमिस्ट था, मतलब अर्थशास्त्री था, और उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था। इसने प्रिंसिपल दिया था, साहब जो आप टैक्स ले रहे हो ना वो प्रचलित कीमत पे लीजिए। किस पे लीजिए, प्रचलित कीमत के औसत पे लीजिए। मैं समझाता हूँ क्या होता है, औसत पे लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सरकार कहती है कि भाई हम 100 रुपये पे टैक्स लेंगे। किस पे लेंगे, 100 रुपये पे टैक्स लेंगे। अगर आज 100 रुपये पे टैक्स लगाए तो बहुत ज़्यादा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत ज़्यादा बनेगा। 100 रुपये बोलेगा हम 10% लेते हैं, तो ये हो गया प्रचलित बाजार कीमत। मान लो किसी भी चीज़ की कीमत है 100 रुपये, उसके साथ सरकार कहती है कि हम बाजार के मूल्य के हिसाब से आप पर टैक्स लगाएंगे, उसको बोलते हैं बाजार कीमत पर टैक्स लगाना। तो इसने कहा था कि जो आपका जो टैक्स लगेगा किसानों पे वो किस पे लगेगा, बाजार कीमत पे लगेगा, यानी प्रचलित मूल्य पर लगेगा। अगर ये लगा, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो लोग क्या करेंगे, जो जमींदार होंगे अपने जमींदार जमीन जो है किसको क्या दे देंगे, पट्टे पर दे देंगे, यानी लोग दूसरे को दे देंगे भाई खेती बाड़ी करने के लिए। यानी कि आप क्या करते रहो, समय समय से आप ऐसी मतलब कि टैक्स रेट बढ़ाते रहो। किसने कहा, डेविड रिकार्डो। ये क्या था, एक इकोनॉमिक्स था, मतलब अर्थशास्त्री था। अगला आता है फिर रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत। पहले हमने देखा था जमींदारी प्रथा कब स्टार्ट हुई, 1793 के अंदर। किसने करी थी, चार्ल्स कर्नवालिस ने काम किया था। उसने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, कहाँ पर, अपना बंगाल के अंदर। फिर आता है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी ना दक्कन में लागू किया कि आपका मद्रास चेन्नई की तरफ इसको लागू किया गया। और रैयत का मतलब होता है किसान। इसमें किसानों के साथ इन्होंने समझौता किया, ठीक है। समझौता किससे किया, किसानों से। इन्होंने बोला कि भाई हम जो जमींदार है ना उनको बीच से हटाते हैं, सीधे आपसे लेन देन रहेगी। किसमें, किसानों से, ठीक है। लेकिन इसका भी ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, कि जो प्रारंभिक मांगे थी इसमें भी जो टैक्स का रेट था वो भी काफ़ी ज़्यादा था, और जो भूमि की पैमाइश की गई थी, मतलब उसको नापा जोखा गया था, वो भी सही नहीं था, ठीक है। तो ये थी इसकी बातें। फिर आता है राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। किसान कर्ज में क्यों पड़ गया, किसान कर्ज में क्यों पड़ गया, तो जब किसान कर्ज में पड़ा तो उसने गांव छोड़ना प्रारंभ कर दिया। जमीन का बंजर होना, जब सारी बात है, जब खेती करने वाला किसान ही नहीं रहेगा तो क्या हम करेंगे, जमीन बंजर हो जाएगा, लोग गांव छोड़ देंगे। मांग कम थी वहाँ पे, अकाल ज़्यादा पड़ रहे थे, पशुधन कम हो रहा था, जीवन स्तर काफ़ी नीचे था। जीवन स्तर मतलब कि रहने की कंडीशन क्या थी। फिर आता है बकाया काफ़ी बढ़ गया, तो किसानों की प्रकृतियाँ थी। अब किसान बेचारे कर्ज जाल में क्यों फंसे, तो उनकी बेटी और जो घर के जो लोग होते हैं उनके शादी वगैरह करने के लिए पैसे नहीं होते थे, खेती बाड़ी करने के लिए पैसे नहीं होते थे। वो क्या करते थे, इसके लिए कर्ज लेते थे। जब आप कर्ज ले लोगे और ये सब होगा आपके साथ तो क्या होगा, कर्ज का एक जाल बन जाएगा। आपने पैसा लिया कर्ज चुकाने के लिए, फिर आप कर्ज में तो फंस जाओगे ना। इस प्रकार की चीज़ें किसके साथ चलती थी, किसानों के साथ चलती थी। फिर आता है कि जो अंग्रेजों ने क्या किया, तो अंग्रेज कहते थे भैया हम पैसा लेंगे, आपके यहाँ कुछ भी हो लेकिन हम पैसा तो लेंगे। तो राजस्व को बढ़ाने के लिए, सरकार को कमाई को क्या बोलते हैं, हम राजस्व बोलते हैं। तो ये टैक्स को बढ़ाने के लिए हर तरीके के उपाय लगाते थे, और अपने से बड़े अधिकारियों को खुश करने के लिए इस प्रकार के मतलब कि क्रूर कदम उठाते थे, कि किसानों को मारना पीटना, उनके पशुधन मवेशी को उठा के लेके चले जाना, अनाज को जब्त कर लेना। इस प्रकार के काम कौन करता था, किसान अंग्रेज लोग करते थे। ऋण क्यों लेते थे, तो बीज के लिए लेते थे, पशुधन के लिए लेते थे, पशुधन मतलब मवेशी को खरीदने के लिए, शादी विवाह के लिए लेते थे, बच्चों की शादी वगैरह करने के लिए। तो ये लोग क्या करते, ऋण नहीं चुका। कई बार ना
ब्याज भरने के लिए भी ब्याज लेते थे, यानी कर्जा भरने के लिए कर्जा भी लेते थे। कौन लोग? किसान लोग। तो इसीलिए वो कहाँ पे फंस जाते थे? ऋण जाल में फंस जाते थे। अब हम देखते हैं कि कपास में तेजी। कपास क्या होता है? एक कपड़ा बनाने वाला सूत होता है जिसको हम कपास कहते हैं, कॉटन कहते हैं। आपके कपड़े पे कॉटन लिखा होता है ना, वही वाले कॉटन है। ये भारत में अधिकतर उन राज्यों में होता है जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात में कपास सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ होता है, तो समस्या भी गुजरात और महाराष्ट्र की होगी, जाहिर सी बात है। तो कपास में तेजी आ गई, किसी चीज़ में डिमांड बढ़ जाना। जैसे कि कोविड-19 में किस चीज़ का डिमांड बढ़ गया था? तो मास्क का डिमांड बढ़ गया था, सैनिटाइजर का डिमांड बढ़ गया था, है ना, एल्कोहल का डिमांड बढ़ गया था, बहुत सारी दवाइयों का डिमांड क्या किया गया था? बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही कोविड-19 खत्म हुआ या खत्म होने की कगार पर है, इन सब चीज़ों का डिमांड धीरे धीरे कम हो गया। जैसे कि एक मास्क था N95 मास्क, N95 जो मास्क था उसकी कीमत 500 रुपये थी। कितने रुपए थी? 500 से ज़्यादा थी। लेकिन अब उस कीमत कितनी है? 100 रुपये है। यानी उसका डिमांड क्या हो गया है? कम हो गया है। लेकिन जब कपास में किसी चीज़ की तेजी आती है तो उसका मूल्य भी बढ़ता है कि लोग खरीदने वाले काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे अभी ठंडी के दिन में एसी लगवाओगे, हो सकता है थोड़ा सस्ता लगे, क्या लगे? थोड़ा सस्ता लगे। लेकिन गर्मी में लगवाओगे तो उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होता है। तो 1860 के अंदर ना ब्रिटेन के अंदर कपास आपूर्ति बना। क्या बना? कपास आपूर्ति, नहीं सॉरी मैंने गलत पढ़ा दिया। ठीक है, जो 1860 था उसमें 75% जो कपास था उसकी पूर्ति कहाँ से होती थी? तो आपके अमेरिका से होती थी। कहाँ पर? ब्रिटेन को मिलती थी कपास। कहाँ से? अमेरिका से 75% कपास मिलती थी। 1857 के अंदर कपास आपूर्ति संघ बना। आपूर्ति संघ मतलब सप्लाई ऑर्गेनाइजेशन बना, जो कि कपास के आपूर्ति पे नियंत्रण करती थी कि कपास अधिक से अधिक फैक्ट्रियों को जाए। फैक्ट्रियों को जब जाएगा तो आपके पास कपड़ा बनकर आएगा। 1859 के अंदर मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनी। कब बनी? 1859 के अंदर मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनी। जहां पर भी अधिक कपड़े का उत्पादन होता है उसको मैनचेस्टर बोल देते हैं। जैसे भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद है। जापान का मैनचेस्टर कौन है? ओसाका है। ठीक है, वैसे ही उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर का, कानपुर को हम कहते हैं। तो पता कर लेना कि बिहार का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। ठीक है, आप जिस राज्य से हैं उस राज्य का पता करना। ठीक है, आपको पता क्या करना है कि बिहार का मैनचेस्टर किधर है। वैसे ये गया के अंदर है, गया में कहाँ है पता करके रखना। फिर आता है लंका शायर। लंका शायर भी कहाँ पर है? आपका ब्रिटेन के अंदर है, जो कि कपड़े उत्पादन के लिए जाना जाता है। फिर आता है 1861 के अंदर ना अमेरिका के अंदर गृह युद्ध हो गया। क्या हो गया? गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध ऐसे नहीं हो गया चलो भाई लड़ लेते हैं। लड़ाई इस बात को लेकर हुई कि क्या अमेरिका के अंदर दास प्रथा को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इसी को लेकर के उत्तरी राज्य और उसके जो दक्षिणी राज्य थे आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ गए थे। अब एक बात बताओ, जिस देश में लड़ाई होगी वहाँ पे उत्पादन किया जाएगा या लड़ाई किया जाएगा? जाहिर सी बात है लड़ाई किया जाएगा। जैसे मान लो अपने क्लास में लड़ाई हो जाए, पढ़ोगे कि लड़ाई करोगे? पहले सेक्शन बी वाले को या सेक्शन ए वाले को मारोगे फिर तो पढ़ाई करोगे ना। सेम टू सेम ऐसे ही हुआ। तो जब वहाँ पे कपास के लिए मतलब कपास नहीं कि दास प्रथा खत्म किया जाए कि नहीं किया जाए, इसके लिए जब लड़ाई हुई तो जो कपास का प्रोडक्शन था वो कम हो गया। जब कम हो गया तो क्या हुआ? भारत को मौका मिल गया यार कि अपन क्या करेंगे? कपास का उत्पादन करेंगे। तो वहाँ पर ना एक गांठ जो बनती थी ना, एक बंडल जो बनता था उसके अंदर 400 पाउंड होता था। कितने पाउंड? 400 पाउंड होता था। अब इसमें भारत का क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत में कपास की उत्पादन ज़्यादा होने लगी। क्या होने लगी? ज़्यादा होने लगी। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन है वहाँ पे बड़े बड़े मशीन लगी थी कपड़ा प्रोडक्शन करने के लिए। अब उनको क्या चाहिए? कच्चा माल यानी कॉटन चाहिए ही चाहिए। अब क्या करेंगे? कॉटन अब जब अमेरिका से नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा ना, दूसरी दुकान तो हमें देखनी पड़ेगी। तो ये लोग भारत पहुंच गए। क्या पहुंच गया? भारत के भाई कैसे भी करके अपन को कपास चाहिए ताकि हम क्या करें? कपड़े का उत्पादन करें। फिर आता है ये लोग करते हैं अग्रिम राशि दे देना, एडवांस में पैसा दे दिए। जैसे मान लो कि मार्च में कपास कटेगा, मार्च के अंदर कपास कटेगा, ये लोग फरवरी में पैसा दे रहे हैं कि ये लोग जितना मर्जी उतना प्रोडक्शन करो, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, पैसे पहले ही दे देना। अब देखो कैसे होता था, एक मान लो कंपनी है, जैसे मान लो एक कंपनी है, ये क्या करते थे? शहर वाले को देते थे पैसा। ठीक है, शहर से गाँव, ठीक है, गाँव वाले साहूकार को मिलता था, गाँव वाले से फिर किसान को मिलता था। ठीक है, तो ऐसे एक पूरा चैन बना हुआ होता था। जैसे कि भारत सरकार जब आपको पैसा भेजती है तो कैसे मिलता है? सबसे पहले मुख्यमंत्री के पास जाता है वो, क्या बोलते हैं, राजधानी में। फिर वहाँ से जिला में जाता है, जिला से पंचायत में, फिर पंचायत से आपके ब्लॉक में जाता है। ठीक है, पंचायत से नहीं ब्लॉक से पंचायत में जाता है, फिर आपके घर में पैसे या कोई सामान मिलता है। वैसे ही वहाँ पर भी साहू जो कंपनियाँ थी वो किसको पैसा दिया?
कि अपने जो शहर के अंदर जो साहूकार थे उनको, ठीक है, बड़े प्रोडक्शन को, फिर उसने अपने से छोटे, फिर अपने से छोटे, ऐसे कर करके आखिरी में किसके पास पहुंचा, किसानों के पास पहुंचा। फिर आता है इसका रिजल्ट क्या है, यानी भारत को क्या फायदे हुए, भारत को बहुत फायदे हुए। पहले बात तो जो क्या बोलते हैं इसको, रैयत थे, इनको अग्रिम राशि यानी एडवांस पैसे मिलना शुरू हो गए थे, ठीक है। जैसे दिवाली आती है, जो पेंट करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको एडवांस पेमेंट मिलता है कि नहीं, उनको पता है कि काम खूब चलेगा, दबा के चलेगा, तो लोग क्या करते हैं, एडवांस पैसा उसको देना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक समय बाद फिर बंद हो जाता है। तो ऐसे ही किसानों को भी यहाँ पर क्या मिला, खूब एडवांस पैसा मिला। फिर आता है प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपये दिया गया। ये किसान है, बोला खेती करते हैं, कितने एकड़ जमीन है, तो बोला कि 2 एकड़ जमीन है, तो उसको 200 रुपये। तेरा कितना है भाई, तो 1 एकड़ जमीन, तो 100 रुपये। तेरा कितना है, 10 एकड़ जमीन है, तो आपको 1000 रुपये ऐसे मिलते थे उस जमाने के अंदर। फिर 90% जो कपास की आपूर्ति कौन करने लगा, भारत करने लगा। किसको, ब्रिटेन को, क्योंकि जो अमेरिका था वहाँ पे क्या होने लगा था, वहाँ पे गृह युद्ध फैल गया, तो वो लोग कपास नहीं दे पा रहे थे। अब जो अमेरिका वाले थे वो ब्रिटेन को कितने % कपास भेजते थे, तो केवल 75% भेजते थे, यानी 3/4 भेजते थे। क्या भेजते थे, 3/4। इसका परसेंटेज निकालोगे, 4 से काट जाएगा 25, 25 तिहाई 75%, ठीक है, ऐसा समझ में आ गया। फिर आता है बड़े किसानों को इसमें अधिक लाभ हुआ, बड़े किसानों को अधिक लाभ हुआ। जैसे मान लो मास्क बनाने की मैं बात कर रहा था, कोविड-19 के अंदर जो मास्क जो बना रहे थे, जो बड़े प्रोडक्शन करने वाले थे, इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ, लेकिन जो छोटे वाले थे उनको क्या लाभ हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर ऐसे ही छोटे किसान जो थे उनको ऋण आ गया। क्या आ गया, ऋण आ गया। ऋण मतलब वो फिर से कर्जे लेने लगे और ऋण के जाल में फंस गए। जब आप मान लो कि पैसा ले लिए किसी से, उसको देना भी तो पड़ता है, अगर नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, कर्ज जाल में आप आसानी से फंस जाओगे, उसको हम बोलते हैं ऋण जाल। फिर आता है ऋण का सूखता स्रोत। अब क्या है कि 1865 के अंदर अमेरिका के अंदर गृह युद्ध खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने काम पे चले गए, और फिर से कपास की प्रोडक्शन करने लगे। जब आप कपास का प्रोडक्शन करने लगोगे तो इंडिया के कपास का डिमांड फिर से कम हो गया। तो देखते हैं क्या हुआ, 1865 के अंदर क्या हुआ, गृह युद्ध खत्म हो गया, फिर निर्यात में कमी आ गई। यानी भारत सरकार तो कहना सही नहीं है, जो भारतीय किसान का जो कपास होता था वो ब्रिटेन कम जाने लगा, क्योंकि भारतीय जो कपास है ना वो तुलनात्मक रूप से अमेरिका की कपास से थोड़ा सा उसकी क्वालिटी क्या है, कम है, इसीलिए वहाँ पे नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर किसानों को ऋण नहीं मिलना, किसानों को जो पहले मिल जाता ना एडवांस पैसा, अब वो मिलना बंद हो गया, किसान बेचारे त्राहिम त्राहिम हो गए, यानी परेशान हो गए। फिर आता है कपास की कीमत ना बहुत कम होता था, बहुत कम होने लगा, तब किसान को फायदा होगा। जैसे मान लो उसने कपास उगाने के लिए 100 रुपये लगाए और उसकी कीमत बाजार में 60 रुपये मिल रहा है, कितना रुपये मिल रहा है, 60 रुपये। तो कीमत कम हो गया तो किसान क्या होगा, बहुत परेशानी में चला जाएगा, और जब कीमत कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण जाल में फंसा रहेगा। अब 40 रुपये घाटा की पूर्ति कहाँ से करेगा। फिर आता है अग्रिम राशि बंद हो गई थी, राजस्व की मांग बढ़ गई थी। फिर आता है ऋणदाताओं को के लिए कुछ नियम थे, जो ऋणदाता थे ना, पारंपरिक जो नियम थे, जो छोटे मजदूर वगैरह किसान कर्ज ले लेते हैं ना, तो बहुत सारे हिंदू धर्म में और लोगों के खुद के भी नियम होते हैं। उसमें नियम ऐसा था कि जो ऋणदाता है ना, क्या बोलते हैं, मूलधन से अधिक ब्याज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे 1000 रुपये लिए, मैंने आपसे कितने रुपए लिए, 1000 रुपये लिए, आप साहूकार हैं, ठीक है। अब इसका ब्याज है ना, अब ऐसा नहीं होगा कि इसका डबल हो जाए, जैसे 1000 है ना, इसका ब्याज 1000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। 1200 अगर हो जाता है ब्याज तो आपको 1200 नहीं मिलेगा, केवल 200 रुपये मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से चलता है, यानी जो ब्याज का राशि होगा वो मूलधन से अधिक नहीं होगा। यानी ऐसे नहीं कि 100 रुपये ले लिए 2000 ब्याज भर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो इसमें वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, ठीक है। फिर आता है परिसीमन कानून। परिसीमन कानून का मतलब है किसी चीज को सीमांकन करना, लिमिटेड करना, ठीक है। ये कब बना, 1859 के अंदर, पेपर में आता है परिसीमन कानून कब बना। तो ये 3 वर्षों के लिए मान्य था। कितने वर्षों के लिए मान्य था, तो 3 वर्षों के लिए मान्य था। ये किसके किसके बीच में होता है, किसान और साहूकार, इसको हम ऋणदाता भी कहते हैं, जो ऋण देता है, ऋणदाता के बीच में हुआ था। ये लोग क्या करते थे कि जो अपना जो किसान होता था उसके साथ एक गलत अनुबंध कर लेते थे, किसान को पता नहीं होता था। अब जैसे बहुत सारे ना इंश्योरेंस कंपनियां होती है, तो आपको ये मिलेगा ये मिलेगा, जब आप लेने जाते हो फिर इसमें आता है एक्सेप्शन होता है कि अगर आपको ऐसा होता है तो हम नहीं देते हैं ना। उसमें क्या होता है, अपवाद होते हैं, आपने देखा होगा ना, ये वाला T&C यानी टर्म और कंडीशन बहुत सारे लगा देते हैं। फिर आता है जो ऋणदाता होते थे, ये लोग ना रसीद नहीं देते थे, रसीद नहीं रहेगा तो क्या करेगा किसान, है ना। फिर नकली आंकड़े, फिर आता है कीमत कम लगाना। उसके बाद क्या करते थे किसान, जैसे 3 वर्षों के लिए था ना, जैसे मान लीजिए एक किसान था, उसने एक ऋणदाता से 1000 रुपये लिए, कितने रुपए लिए, 1000 रुपये के लिए।
अगर ऋणदाता 3 सालों के अंदर ये 1000 रुपये नहीं चुका पाता था तो ये जो ऋण था ये माफ हो जाता था। क्या होता था? माफ। क्या होता था? माफ। लेकिन मान लीजिए किसान जो है वो भी मजबूरी में है, ऋणदाता अपना पैसा छोड़ना नहीं चाहता है, तो क्या करेगा ऋणदाता? एक नया पर्ची बनाएगा। क्या करेगा? नया पर्ची। 3 साल जैसे ही कंप्लीट होने वाला होगा एक नया पर्ची बना देगा। वो 1000 रुपये का नहीं बनाएगा, 1000 रुपये तुम्हारा पुराना है, 200 रुपये और जोड़ देगा उस पर, कहेगा 1200 रुपये का नया पर्ची। अभी 1200 वाला कितने दिन तक चलेगा? टीवी 3 साल तक चलेगा। ऐसे कर करके पुराने वाले में नया वाला जोड़ देते थे, यानी किसानों को लूटते थे। यानी कहते थे कोई बात नहीं, पुराना वाला पैसा अपना कहाँ डाल दे, नए वाले उस पर पर्ची पे लिखवा ले, फिर 3 सालों के लिए वैलिड हो जाता था। धीरे धीरे ऐसे किसानों ने खूब किया। अंग्रेजों ने कुछ निर्देश दिए थे कि भाई किसानों के साथ मत लूटो यार, इतना तुम लोग बहुत परेशान करते हो। तो उन्होंने बोला कि शर्तें साफ लिखो, जो उसके अंदर टर्म और कंडीशन है ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्या कहना चाहते हो, और सुस्पष्ट होना चाहिए। उसके दोहरी मीनिंग नहीं होना चाहिए, मतलब डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, ठीक है। जैसे कभी आप मोबाइल वगैरह खराब हो जाता है ना, फिर जाओ मोबाइल का बैटरी चेंज करवाने, जो गारंटी में रहता है, वो कहते हैं कि भाई साहब आपने बैटरी फुल चार्ज नहीं की थी, ये था वो था, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी ऐसी बातें लिख देते हैं। सरकार कहती है सुस्पष्ट होना चाहिए, बैटरी काम नहीं कर रहा तो आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। भारत सरकार भी ऐसे करती है। विधि के हिसाब से आपका अनुबंध होना चाहिए, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो विधि यानी कानून के हिसाब से हुआ है कि नहीं। तो क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने कौन कौन से निर्देश दिए परिसीमन कानून के अंदर, तो आपको याद रखना विधि के हिसाब से अंगूठा और उनके सिग्नेचर होने ही चाहिए थे। कहाँ पर? आपके जो अनुबंध पत्र था उसके अंदर। और अनुबंध पत्र कितने वर्षों के लिए वैलिड था? तो 3 वर्षों के लिए था। फिर आता है दक्कन आयोग। दक्कन दंगा आयोग। ये कब बना? 1878 के अंदर बना, और कहीं कहीं 79 भी मिलता है। इसने जांच किया किसान, साहूकार और गवाहों के मध्य जितनी भी चिट्ठियां दी, लोगों को पकड़ा था, गिरफ्तारियां हुई थी, इनसे बात करी। किसने? दक्कन दंगा आयोग ने। और इसने पाया कि जो किसान थे ना वो सही थे, किसान सही थे, और इनके साथ मजबूरियां हुई, बहुत सारी चीजें गलत हुई। इसने क्या बनाया कि जो साहूकार थे, साहूकारों को इसने गलत पाया और किसानों को सही पाया। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 10 जो कि कंप्लीट हो गया। अब इसका ना मैं कोई क्वेश्चन लेके आऊंगा, मतलब जहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा उसके 4 पार्ट होंगे, कम से कम 40-50 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। अपना जो पार्ट नंबर 4 है ये कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ।